सो वेलकम टू TAS पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट है हमारा स्पेशली कार लवर्स के लिए और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिलिंद जी, वर्जिन कार्स इंडिया से लेके। सबसे पहले मिलिंद जी, मैं आपका बहुत हार्दिक शुक्राना करता हूं क्योंकि आप हमारे एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे इंस्टाग्राम पे ही मैंने आपको रीच करा और उसके बाद आप ने बिल्कुल भी कोई बेसिकली अगर मैं देसी लैंग्वेज में कहूँ तो कोई नखरा ना दिखा के आपने ऐसी हाँ बोल दी और आप आए हमारे लिए बहुत मतलब ये एक फक्र की बात है कि आप हमारे पास आए हो। बेसिकली आज जानेंगे हम वर्जिन राइड्स इंडिया पे कि किस तरह से आप लग्जरी कार्स में और इवन कार्स लेते टाइम आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और साथ ही कार्स के बारे में, ऑटो इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी बातें करेंगे। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिलिंद जी। मिलिंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसी आपके अंदर क्या चीज़ आई कि आप स्पेशली इसी नीश के अंदर, इसी फील्ड के अंदर आके आपने अपना जो फन है उसको एक आज की डेट में आके उसी पैशन को फॉलो करके आपने प्रोफेशन में चेंज कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ वर्जिन कार राइड्स की। मैं वैसे ना मतलब ये जो आप बात करो पहले तो यार ये कोई मतलब वो बड़ी बात नहीं है कि कोई नखरा ना करके आना। मतलब मेरे को ना लोग कॉल भी करते हैं तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी बात हो जाती है हमारी गाड़ी के बारे में। तो ये एक बेसिक बात है, जब छोटे होते चार लोग साइकिल पे घर के बाहर खड़े होकर गाड़ियों को डिस्कस करते हैं ना और टाइम नहीं पता लगता। तो ये एक नॉर्मल कार गाय थिंग है कि ये कार वाला बंदा गाड़ियों के ऊपर कितनी मर्जी देर बात कर सकता है। मतलब ये कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, कोई ये नहीं है यार कि बहुत बड़ी बात होगी कि यार कि ये आप आ गए बात करने, मतलब कि कार्स के ऊपर यार इट्स लाइक समथिंग जो ऑटोमेटिकली आता है। और ये सिर्फ ये नहीं कि मेरे अंदर मतलब टचवुड मेरे को भगवान ने प्लेटफॉर्म दे दिया छोटा सा, बट मतलब आई सी अ कार गाय इन ऑलमोस्ट एवरी गाय। मतलब और अगर आप उससे कभी भी कॉन्वर्सेशन शुरू करोगे ना यार, इट्स द बेस्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्टर। मतलब आप घंटा 2 घंटा 3 घंटा किसी के साथ जितनी मर्जी देर गाड़ी डिस्कस कर लो। मुझे याद है आपने एक बड़ी छोटी सी पोस्ट डाली थी, आई गेस वो दिवाली के 1 या 2 हफ्ते बाद डाली थी, जो थी पोर्शे के ऊपर, जो आप ओन भी करते हो आके। तो उस पे आपने लिखा था कि आई कैन टॉक अबाउट फॉर एन आवर ऑन दिस कार। और आई गेस वहीं से मैंने आपको स्पेशल मैसेज भेजा था। मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि बहुत सारे जो इंस्टाग्राम के ऊपर लोग हैं जिनको लोग देखते हैं और जिनसे सीखते हैं, इवन जिनका जो बेसिकली बिजनेस मॉडल है वो सारे इंस्टाग्राम के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर है, तो वो लोग रिप्लाई करना एक नॉर्मल आदमी को नहीं समझते हैं आगे। और इवन कई बार ऐसा भी रहता है कि लोगों के जो हैंडल्स हैं वो कोई और लोग मैनेज कर रहे होते हैं। बट मेरे को ये तो मालूम था कि आप ही खुद ही अपना मैनेज करते हो अभी सब कुछ आके। बट एक प्रॉम्प्टली, और इवन हमारी टीम ने भी ये पाया कि व्हाट्सअप और कॉल से ज़्यादा आप इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो और वहाँ पे आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो। जैसे मेरी आपसे पॉडकास्ट के लिए भी 5-6 बारी बात हुई आके। तो चलो आप मूव होते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। मैं बात करूंगा पाजी, जैसे हम मेनली देखें आके कोविड के बाद में ऑटो इंडस्ट्री पे एक खास तरह का बूम आया। बूम पहले भी था, 2010 11 12 15 देवर द गोल्डन ईयर्स फॉर दैट। एंड मैं कंसिडर करूंगा कि बहुत प्यारी कार्स आई हैं उस टाइम की, और वो कार आज भी आप उनको ये मान लो कि पर कंपनी ने अपना एक फ्लैगशिप कार तो बनाई बनाई है, जिस कार के ऊपर वो बोल सकते हैं कि ये समथिंग जो है डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग एल्स। सो मैं बात करूंगा कि कोविड के बाद ऐसा क्या हुआ मार्केट में, स्पेशली इंडियन मार्केट में, जो इंडियन ऑटोमोबाइल है, कि वहां पे बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशन आ गई है कार इंडस्ट्री में। यार वो ना एक माइंडसेट चेंज होता है, मतलब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी को मैं टच करना चाहता हूँ इस टाइप में। हम ना जैसे आई बीन लकी कि मैं अर्ली ऑन काफी स्पिरिचुअल चीजें में घुस गया था। तो एक ना जो बंदा जितना ज्यादा रिस्क लेता है ना, जितना ज्यादा खुल के जीता है, तो वो उसके अंदर उतनी ज्यादा नॉलेज होती है अबाउट डेथ। कोविड में एक ऐसा एरा आया जहाँ पे सबको दुनिया में क्लोजली मौत देखी लोगों ने। सबकी फैमिली में टचवुड मतलब बुरा टाइम था वो एक, बट सबने क्लोजली देखा यार कि लाइफ की ये वैल्यू है कि कब भगवान चाहे खत्म भी हो जाती है। तो ये कहीं भी जिंदगी में हमेशा लिखा है कि जब आप कभी भी मौत को पास से देखते हो ना, तो आप जिंदगी ज्यादा जीना शुरू कर देते हो। तो ये सिर्फ गाड़ियों में नहीं आया, जितने भी इमोशनल एस्पिरेशनल परचेजेस थी वर्ल्ड ओवर, टूरिज्म हो गया, लग्जरी आइटम्स हो गई, कुछ भी हो गया, मतलब पीपल हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर ऑन इमोशनल आइटम्स आफ्टर कोविड। एंड कार्स हैव ऑलवेज बीन अ वेरी बिग मेजर इमोशन फॉर एवरी पर्सन, मोस्टली गाइज दो, बट अब लड़कियां भी आई थिंक आई एम एबल टू, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस ज्यादा कर पा रही है। पहले सोसाइटी में उनको बेचारे को मौका ही नहीं मिलता था, बट अब वो कम्युनिटी तभी मतलब उनको अपनी फैमिली को कन्विंस करना, खुद को भी कन्विंस करना कि यार कि हाँ कोई बात नहीं, कि सेव करने की बजाय अगर हम थोड़ा थोड़ा रेकलेस परचेज कर भी लेंगे जिससे मेरे को अच्छा लगेगा, तो वो लोग डिसीजन लेने लग गए हैं जो लोग पहले डरते थे या नहीं लेते थे। आप मानोगे मतलब एलिंग टू दैट पॉइंट, जैसे हम वर्जिन राइड्स में गाड़ियां कम चले ढूंढते हैं, हम उनका सर्विस रिकॉर्ड निकालते हैं, पता कैसा होता है वो। 2014 की ये कार है, जैसे A6 थी, हमने एक खरीदी थी, 2014 की A6 है,
वो कोविड तक 1000 किलोमीटर चली है पर ईयर। वाओ। मतलब उसकी 2019 में सर्विस उसकी हुई है 12,000 रुपये, 12,000 या 11,000 रुपये। ओके। फिर वो अगले 2 साल में अचानक 30,000 और चल गई। तो अगर वो 45,000 भी चली है ना, तो कोविड के पहले वो 10-20% ही चली है। मैक्सिमम ड्राइविंग बाद में आई है। मतलब हमारा तो काम है, मतलब हम वो पैटर्न देखते हैं। बिल्कुल। तो कोविड के बाद हम सर्विस हिस्ट्री से ना एक रनिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं कि गाड़ी कितनी यूज होती थी। तो सबकी रनिंग की फ्रीक्वेंसी आफ्टर कोविड ड्रास्टिकली चेंज हो गई। इंडिया में सबसे ज्यादा जो वियर एंड टीयर कार्स में है, जो अनकन्वेंशनल है फ्रॉम आउटर वर्ल्ड। मतलब हम अक्सर क्या करते हैं, हम कार्स की रिसर्च ना, जैसे आपने अगर A4 ली है तो आपने ऑनलाइन रिसर्च करी होगी, तो 90% डेटा ना इंटरनेशनल डेटा आता है। यस। इंटरनेशनल डेटा आता है कि A4 में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उसका चक्कर क्या है, एक तो बाहर गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है। यस। तो बाहर लोग रिव्यूज देंगे आपको 2-3 लाख माइल्स के। Yeah. जैसे मेरी गाड़ी 2 लाख माइल्स चल गई, तो उसमें यार ये प्रॉब्लम आ गई। 3 लाख, 2 लाख माइल मीन 3 लाख किलोमीटर, वो यहाँ पे किसी ने चलानी नहीं। वहां पे मतलब 1 लाख माइल्स को तो लोग कहते हैं कि रवा हुआ है इंजन, बिकॉज हमारे हाईवे ड्राइविंग इतनी ज्यादा है कि बहुत जल्दी माइल्स कवर हो जाते हैं। तो एक तो वो डेटा गलत आ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो डेटा वहां पे, एक तो प्रॉब्लम ये है कि हमें वहां से सुनने को मिलता था गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ जाती होती है। इंडिया में वो नहीं आती। इंजन गियरबॉक्स आपको जल्दी खराब नहीं होते। बहुत देर बाद 3-4 लाख किलोमीटर बाद कभी कोई प्रॉब्लम आई, वो किसी भी इंजन में आई कि चलो उसको एक मेंटेनेंस चाहिए। अब दूसरी प्रॉब्लम जो वो नहीं बताते, वो ये है कि जो बाहर वाले जितने देश हैं, जर्मनी हो गया, US हो गया, दे आर कोल्डर एरियाज। इंडिया इज अ वार्मर एरिया। तभी आप देखो दुबई में यूरो स्पेक और GCC स्पेक, GCC स्पेक मतलब दुबई के लिए अलग कार्स बनती हैं। यस। जिनके रेडिएटर बड़े होते हैं। आपने देखा हो दुबई में भी गाड़ियों में आग लग जाती है, क्योंकि यूरोप स्पेक कार्स वो हीट नहीं मैनेज कर पाती। जो GCC दुबई स्पेक कार्स होती हैं वो महंगी भी होती हैं, बट वो वहां के लिए ट्यून्ड होती हैं टेम्परेचर के हिसाब से। सिमिलरली जितनी भी लग्जरी कार्स इंडिया में आई, आप देखना किसी की भी 2015-16 से पुरानी जो गाड़ियां हैं, उनके इंटीरियर्स में और काफी अलग चीजों में काफी प्रॉब्लम आती है रबर पार्ट्स को लेके। यस। वो इजीली मैनेजेबल है कॉमन कार के। अब आप उसमें कन्वर्टिबल ले लोगे अगर, तो कन्वर्टिबल के तो पानी लीक करता रहेगा। और ऊपर से इंडिया के अंदर जो वेदर है वो भी ज्यादा धूप, ज्यादा धूल। हाँ, वही ज्यादा दूर ज्यादा खराब होंगे। नहीं, मैकेनिकल पार्ट्स नहीं खराब होंगे, ओके। रबर पार्ट्स खराब होंगे। रबर। तो तो रबर का उसकी सील्स हैं। सील्स है। अब कन्वर्टिबल में तो है ही रबर सीलिंग, सब। तो उसमें तो खराब हो जाए। तो मैं उनको इसलिए मना कर रहा था। बट जब भी कोई लग्जरी कार आप लो, उसमें अगर आप एक बार ये मान के चलो कि इसमें हीट वाले इश्यूज कौन कौन से हैं। ओके। अब रिसेंटली आई वाज लुकिंग फॉर व्हेन आई दैट वाइट Porsche Cayenne, I drove it for 1.5 for 2 years, 70,000 किलोमीटर चला के, मतलब इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। आफ्टर दैट आई वाज लुकिंग फॉर अनदर कार। आई ट्राइड मेनी ऑप्शंस, बड़ा कुछ देखा, सारा कुछ। तो मेरा स्पोर्ट्स कार्स का भी दिल था। फिर मेरा दिल था यार कि मैं कोई V8 इंजन लूँ, बड़ा इंजन लूँ, 2010-11 का, अच्छा मिल जाएगा आराम से। एंड मतलब वर्जिन कार में आराम तो ढूंढ ही लेते हैं गाड़ियाँ बढ़िया। बट मैं मैकेनिक क्लियरली टोल्ड कहता भाजी, ऑब्वियसली, एंड दैट इज व्हाई आई लव हिम। ही इज मतलब मैं गाड़ी कहीं से भी लूँ, उनको ही काम करना है। मतलब अगर कोई काम आएगा किसी कार में, उनका ही बिल बनेगा। बड़ी क्लियरली चलती यार। कहता सर पुरानी कोई भी बड़े इंजन की पेट्रोल कार मत लो। एंड व्हेन यू आस्क व्हाई, हीट। अगर पेट्रोल इंजन का कोई थर्मोस्टेट सेंसर खराब हो जाता है, एंड देन बिकॉज आई बिकेम अ Porsche लवर नाउ, सो आई वाज लुकिंग फॉर अ पैनामेरा। एक V6 पैनामेरा मिल रही थी बहुत अच्छी। मतलब उसका V6 Porsche वाला जो पेट्रोल V6 है, दे आर स्पोर्ट्स V6, जो केमैन में आता है, अलग आता है। उनका 3.6 इंजन है बड़ा पहले का, तो वो बड़ा ही मतलब जबरदस्त पेट्रोल इंजन है। तो आई फाउंड वन, 19,000 चली गाड़ी, वेरी क्लीन, वेरी गुड। मेरा पूरा उस पर दिल था। ही रोड में कहता भैया हाथ जुड़े, कहता आपकी जो ड्राइविंग है कि आपने, कहता लोग ले लेते हैं संडे ड्राइव के लिए, कहता आप रोज चलाते हो। और ये भी मेरी आदत थी, मेरी एक गरारी है लाइफ में कि जो चीज अच्छी लो वो रोज करो। मतलब दैट इज लाइक, आप जब आप किसी चीज को आपकी लाइफ में आपने कोई बहुत अच्छी चीज खरीदी, बट आप उसको ऐसे रख रहे हो, नहीं नहीं तो कभी कभी करूंगा, फिर आप उसको अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। करेक्ट। हमने वो चीज खरीदी, गाड़ी ने हमें नहीं खरीदा है। तो अभी भी कोई लग्जरी कार में कॉल करता है, सर पहली शर्त है हमें रोज चलाने के लिए गाड़ी लेनी है। मतलब लिटरली एक DM मेरे पास अनआंसर्ड पड़ा है, जिनको यार कि हमारे पास ये तो गाड़ी है, वी आर लुकिंग फॉर वेरी क्लीन A6, कि हमारी कार तो थी साल में 7-8 हज़ार किलोमीटर चलती है। आई लिटरली डिडंट रिप्लाई टू हिम। मेरे को था कि जब कॉल पे बात होगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाई इट इज नॉट अ गुड चॉइस, बट आई रियलाइज यार कि नहीं पॉइंट नहीं, बिकॉज मेरे को किक उससे मिलती है यार कि जब कोई लग्जरी कार लेता है और जब 6 महीने बाद बोलता है यार कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है। yes it is। आई नेवर कुड बिलीव कि मैं बेलिनो चला रहा था, मैं A6 चला रहा हूँ। एंड एवरी डे व्हेन गोइंग इन दैट A6, एक तो मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के रिलेटेड लाइफ में सारी चीजें, अक्सर एक इंसान की जो लाइफ है वो मिरर इमेज है उसके इंटरनल सेल्फ की। करेक्ट। एंड लोग कहेंगे पागल बातें कर रहा है, बट आई एम टेलिंग यू फॉर अ कार गाय, व्हेन ही बाइज अ गुड कार, उसका इंटरनल एक ना बहुत बड़ा ट्रॉमा कह लो, बहुत बड़ा एक इनर चाइल्ड कह लो, बहुत बड़ा एक
हंग्री स्टमक कह लो या एक बहुत बड़ी डिसकंटेंटमेंट कह लो, वो बिल्कुल सब पूरी हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. I have seen numerous people's life change after buying a luxury car. If they were car guys. या ऑब्वियसली, और आई गेस कार गाय नहीं है तो अगली कार वो लग्जरी लेगा नहीं फिर. और आई थिंक आपने भी वेफोर लिया. अगर वो आपकी पहली लग्जरी कार है, Yeah. आई थिंक यू आर सेट टू इट. This is our first luxury car और actually the plan was different. We were that कि हमें अभी BMW लेनी है, तो BMW देखने गए थे हम आके, बट उसके बाद आके हमने 2 कार्स उठाई थी, दोनों ऑडीज थी, सेम कलर और सेम स्टैट्स थी दोनों. तो वो हमें बहुत मज़ा आया, मतलब उसको देख के ऐसा हमें फील नहीं आया कि जैसे कि हम जिस सेगमेंट से उठ के आ रहे थे, तो हमें एक वे अहेड डिफरेंस समझ आया कि और आज भी इन कार्स को अगर हम चलाते हैं आके, इवन वी कैन टेस्ट न्यूमरस जो नए नए कार टॉयज आ रहे हैं आज की डेट में आके, बट वी हैवंट फेल्ट लाइक कि उसके अंदर आज की वो फील नहीं है. है. देखो गाड़ी तो वो जबरदस्त है, वो अलग Yes. बात है, बट आपको वैसे पर्सनली आई एम आस्किंग, आफ्टर बीइंग इन दैट कार, मतलब अब आप कार रोज चला रहे हो, राइट? जी. आपकी लाइफ में आपको अंदर से क्या फर्क लगा? सबसे बड़ा फर्क पाजी ये है कि इस कार के अंदर जब मैं बैठा हुआ हूँ तो एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहता है आके. मेरे पास सेकेंडरी कार भी है एंड दैट इज द मास ब्रांड, जैसे होंडा है तो उसकी कार है. जब मैं उसमें बैठता हूँ, कार वो भी बहुत अच्छी है, शानदार है, अपने आपको उससे कम खर्चीली है, सारी चीज़ें हैं, बट जब आप इस पे बैठते तो आपका माइंडसेट जो रहता है वो एक नेक्स्ट लेवल रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि क्राउड में आप एक डिफरेंट लेवल पे हो इस टाइम पे आके. हु नोज कि मैं कितना टाइम से लग्जरी कार ओन कर रहा हूँ या चला रहा हूँ आके, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है सबसे पहले आके कि यू आर अपार्ट फ्रॉम दैट क्राउड. दूसरा डिफरेंस ये रहता है आके कि यू आर ड्राइविंग द आई गेस द ऑसम मशीन ओवर द प्लेनेट विच इज़ अवेलेबल, और आप शायद वो फुलफिल कर रहे हो अपने आप को. तीसरा जो आपने इनर चाइल्ड वाली बात कही कि आप एक छोटे होते जितने भी चाहे बच्चे होते हैं हम आगे, तो इंडिया के अंदर स्पेशली ये चीज़ रहती है आगे, वी आर वेरी फैसिनेटेड टुवर्ड्स मोटर्स, कि हमें ऐसा लगता है आके, और ऊपर से अगर आपको आते आते वो शौक में चीज़ बदल गई आके, और आपका हमारा शौक तो कुछ इस तरह से था कि हम तो कार की बैक लाइट रात को भी खड़ी होकर देखते थे कि भाई ये वाला नया वाला मॉडल लॉन्च हुआ है. ट्रू. एंड हमारी चौथी है कि जनरेशन ऐसी है कि उसमें कार रिवोल्यूशन बहुत हुआ, क्योंकि हम एक ऐसे टाइम से आए हैं जब एस्टीम, एक्सेंट, ये वाली जो रिवोल्यूशनरी कार्स थी, होंडा सिटी थी, ये कारें बहुत बिकी आके. उसके बाद आके 2015-16 इवन आगे हुआ, 19-20 के बाद मार्केट चेंज हो गया. तो आज की डेट में वो चीज़ है ना, जब आप लग्जरी कार पे चल रहे हो आके, डजेंट मैटर एट ऑल कि उस कार की लाइट रख लो आप, कितनी पुरानी है वो, लाइट रख लो आप, उसकी इंटीरियर क्वालिटी रख लो, उसको चलाने का फील रख लो, उस कार के साथ सफ़र करने का जो मज़ा रख लो आके, और सबसे बड़ी बात है ड्राइवेबिलिटी का कॉन्फिडेंस. उस कार को 150 पे भी आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई गाड़ी पलट भी जाएगी, पैसे पलटेगी नहीं, पर हम सेफ है, हम बहुत ये बहुत बड़ी, ये मैं बोलता नहीं हूँ कहीं पे, बट ये बहुत बड़ी चीज़ है. यस. तो एक बहुत अच्छा फील आता है, और स्पेशली लग्जरी कार को चला के मैं यहाँ बात खत्म करूंगा कि ये फील आता है आके कि इससे बेस्ट, इससे बेटर और कुछ भी वर्ल्ड में रह नहीं गया फिर उसके बाद लेने को. तो दिस इज द रियल कार, रियल मशीन्स टू बी मेंट हियर. और हैरानी भी होती है समटाइम, जैसे अच्छी कार चलाते हैं आके, कि इंसान का दिमाग क्या चीज़ बना सकता है, ट्रू, कितनी औसम चीज़ बना सकता है आके, कि उस इंसान के दिमाग में क्या चीज़ आई होगी और उसने किस बेस से आके ये चीज़ तैयार करी होगी, और उसको कितना फील, वो कितना कनेक्टेड होगा अपनी मशीन के साथ, उसने फील समझा कि यार ये करूँगा तो मज़ा आएगा. एंड आई एम नॉट ओनली दैट कि सिर्फ आप, बहुत सारे लोग कार एंथुसिज्म को लेते हैं बहुत रॉन्ग तरीके से, कि कार दौड़ाना, कार भगाना, उससे बेटर मेरे को ऐसा लगता है आके कि कार एंथुसिज्म है कि वेन एवर यू आर ओवर, अगर आप 20 की स्पीड पे भी आप एक छोटा सा गली में टर्न भी ले रहे हो ना आके, तो असली कार एंथुसिस्ट जो है उसको पूरा उसमें अंदर भी दिमाग feel है, उसमें भी फील है, उसमें भी उतनी फील है. दैट्स द रियल फील. ट्रू, दैट्स द रियल फील. तो अभी मैं पाजी आपसे पूछूंगा कि जैसे आप एक कार कंसल्टेंट हो, आपने नाम वर्जिन राइड्स ही क्यों रखा? यार इतना मैं, मतलब दिस इज लाइक माई थर्ड थिंग इन माई लाइफ. तुम्हारा जो पहला ब्रांड है उसका नाम था हम है. हम है. इट वॉज लाइक सर्विस फॉर एवरीथिंग, कि आपको कुछ भी चाहिए कॉल ऑन दिस नंबर और हम आपको प्रोवाइड करेंगे. ओके. एंड आई एम, मतलब क्रिएटिव कह लो या इंट्यूटिवली कह लो, उस नाम ने भी हमें बहुत लाइफ में सक्सेस दी, ग्रोथ दी, फेम दिया. यस. मतलब और इंस्टेंटली कनेक्टेड फील करते थे लोग उससे, हम ऐसे यार कि अच्छा दे यार देखिए, वो फीलिंग होनी चाहिए. आई बिलीव कि जब हम किसी चीज़ का नाम रखते हैं ना, तो वो इमोशन होना चाहिए उसमें. यस. सिमिलरली सेकंड हमारा जो आईटी कंसल्टिंग फर्म, उसका नाम है द लॉर्ड्स. द लॉर्ड्स. वो मेरी एक फ्रेंड ने एक रेस्टोरेंट के लिए सोचा था, फॉर सम रीजन उन्होंने वो नहीं रखा, वो मेरे नाम मन में अटक गया यार कि अगर कभी किसी के लिए काम करना है ना, तो यार ऐसे करना चाहिए. तो हमने वो नाम वैसे रखा. तो आज भी जैसे हम लुधियाना में हमारी कंसल्टिंग फर्म है, तो काफ़ी लोग हैं जो उस लाइन में काम करते हैं, बट हमने अपना को पोजीशन, सोच, वो इमोशन यही है कि यार कि
वी आर लाइक द लीडर्स ऑफ दिस वर्क, और हम Yes. आपके साथ खड़ के काम करेंगे, नॉट लाइक कि सर्विस इंडस्ट्री में आ गया। सिमिलरली व्हेन आई वेंट टू वर्जिन राइड्स, आज मैं ना बड़ा क्लियरली एक बताता हूँ सबको भी एक फॉर्मूला गाड़ी लेने का। अगर मैं आपको बताऊं सर ये चेक करो, ये चेक करो, दिस इज ऑल बुलशिट। आपको कोई भी झूठ दो, कोई भी लल्लू बना सकता है। जी। आई नॉट यूज सम बैड वर्ड, कोई भी आपको उल्लू बना सकता है, कोई भी बुद्धू बना सकता है। अगर इफ इन इंडिया देयर इज अ चेकलिस्ट टू सी कि क्या क्या चेक करके गाड़ी गा- होगी। इसका मतलब नहीं कि क्या क्या चेक करना है, इसका मतलब गाड़ी ओके है। ओके, तो जिसने आपको गाड़ी बेचनी है उसने वही लिस्ट को फॉलो करना फेक भी कर देना है। ओके, ऑब्वियसली, और उसी पैरामीटर्स के ऊपर डीलर कर भी रहे हैं। हाँ। क्योंकि उनको 4-5 चीजें पता नहीं थी, चली कितनी है, टायर कितने बड़े हैं, और लास्ट सर्विस कहाँ हुई थी, गाड़ी पेंट तो नहीं है। हाँ, हर चीज। एक तो ना मेरे को पेंट का नहीं समझ आता। इतने लोग कहते नहीं गाड़ी, मतलब आई सी सो मेनी डीलर्स, वो ये बताएंगे कि गाड़ी पेंट नहीं है जी। हाँ, पेंट का क्या लेना देना आपका एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। एक ना वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन लाइफ कि आज हम एक सेकंड हैंड लग्जरी कार लेने जा रहे हैं, हमारा गोल क्या है, पहली प्रायोरिटी क्या है, हैसल फ्री ओनरशिप। आज मैंने कहा आज हमारे पास 3-4 कस्टमर दिन लाइन है जिनके लिए हम गाड़ियां ढूंढ रहे हैं, वो चारों की गाड़ियां फंसी पड़ी हैं क्योंकि चारों के एस्ट्रोलॉजर ने उनको कोई कलर बोला हुआ। और वाई आर वी नॉट एबल टू मैच। आज मेरे पास उन कलर्स की गाड़ियां मेरे को पता कहाँ अवेलेबल है, बट वो मेरे हिसाब से वर्जिन नहीं है। यस, तो वर्जिन तो वो आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी वर्जिन? वर्जिन होती है कार जो बहुत कम चली हो कम और थोड़ी थोड़ी चली हो। और एक कोई कार होती है जो 6-6 साल बिल्कुल नहीं चली, वो भी तंग करती है। यस, तो आपकी कार अगर साल की 4-5 हज़ार किलोमीटर चल रही है दे आर और वर्जिन। दे आर वर्जिन कार्स जो थोड़ी थोड़ी मेंटेन भी हो रही हैं, मतलब जिस कस्टमर ने उसको इज्जत से रखा है, प्यार से रखा है, और आपको वो प्यार और इज्जत गाड़ी देखते ही पता लग जाता है जी, और वो जो फील है ना वो आप नहीं दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते। नहीं कर सकते। अब आज की डेट में गाड़ियों का मीटर भी बैक होते हैं, टायर के नंबर्स भी चेंज हो जाते हैं, टायर का ईयर भी चेंज हो जाता है, इंटीरियर भी चेंज हो जाते हैं, इंटीरियर सारे नए डल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। बट ये बात जब आप हम जैसे जिसको एक्सपीरियंस है गाड़ी का, जैसे आप अगर A4 चला रहे हो, आप किसी भी और A4 में बैठोगे जो खराब से सही बनाई गई है, समझ आ जाएगी। आपकी सिक्स सेंस बोलेगी आप। यस यस यस, आप किसी को बता नहीं पाओगे कि यार ये आपको पता है ये खराब है। ये एग्जैक्टली था जब हम कार देख रहे थे, तो एक्चुअली 2 A4 खड़ी हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो भी मोहाली में बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनके पास खड़ी हुई थी एंड वी ड्रोव बोथ ऑफ देम, और वो एक लाख के आसपास चली हुई थी। तो उसको अगर हम देखें आके, उसको मैं देख के ना समझ आ गया, जैसे उस गाड़ी को चला लिया, वो तब अच्छी लगी, बहुत अच्छी है, जब तक अपनी जो हमने ली फिर उसके बाद आके उसको परचेज नहीं करा था, अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ही नहीं ली, क्योंकि उसको उसमें बैठते समझ आ गया कि ये गाड़ी बहुत जेन्युइन है भाई, इसके 2 पैसे ज्यादा दो, गाड़ी उठाओ और चुपचाप घर ये जो आपने लाइन बोली है ना, सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम क्या रही है, अभी हम लोग कॉल करते हैं ना, एक्चुअली इंस्टाग्राम पे रील जो नेटवर्क है। हाँ जी, कल भी मैं परसों मौलिक की डीलर के पास बैठा था, जो आई बिलीव इज अ वेरी रिप्यूटेड गाय, रेपुटेशन तो आज भी उनकी अच्छी है। यस, तो वो भी लेस ड्रिवन गाड़ियां बेचने की कोशिश कर रहे थे। अब उन्होंने वो फॉर्मूला, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा 2-3 साल पहले आपसे बात हुई थी, मैं कहा अब आपकी, कहते यार अब हमें है कि अच्छे रेट में मिल जाए, चलेगी जितनी मर्जी हो। पॉइंट इज क्योंकि वो इंस्टाग्राम वर्ल्ड में आ गए, इंस्टाग्राम रील्स पे 99% फोकस कस्टमर का क्या कर दिया है, ये लो जी ये इतनी की गाड़ी, स्विफ्ट के रेट में BMW, यस ओके मारुति के रेट में ये, आपके होंडा सिटी के रेट में आप ये उठाओ। जी, मैं कस्टमर को पूछता हूँ सर आपका फोकस क्या है, आपका फोकस अच्छी कार लेना है या कोई स्विफ्ट के रेट सस्ती में कार है, लेनी है? या एंड द प्रॉब्लम विद दिस इज कि इसमें रेंज बहुत डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आज आप एक सेकंड हैंड स्विफ्ट लेने जा रहे हैं मार्केट में, पहले मैं कभी गया नहीं लाइफ में, टचवुड लग्जरी कार में घुसा सीधा, अगर आप सेकंड हैंड स्विफ्ट लेने जा रहे हो, तो अगर तो आपकी स्विफ्ट बहुत अच्छी है तो वो 4 लाख की होगी फॉर एग्जाम्पल। करेक्ट, अगर वो, मैं कह रहा हूँ बहुत खराब है और आपको वो 3.25 लाख की मिल रही है, तो आपने 3.25 लाख की ले ली और वो खराब निकली, तो आपका 70-80 हज़ार लगेगा, वो गाड़ी फिर ठीक हो जाएगी और आप उसको नॉर्मली चला लोगे। तो आप 2-4 बार गाली दोगे यार की गाड़ी उतनी अच्छी नहीं आई, नॉर्मल आई, बट चलो स्विफ्ट ही है, क्या ही हो जाएगा, कर लेंगे। ये लोग नहीं समझते इन लग्जरी कार्स। इफ यू बाय अ बैड कार एंड अगर वो डिसीजन गलत हो गया, दैट विल सेट यू बैक बाय 4-5-6 lakhs easily, and it's not about money, it's not about money, it's about that hassle. और यही नाइटमेयर है आई गेस, जो लग्जरी कार को लेने से पहले लोग डरते हैं। सबसे बड़ा नाइटमेयर है। मेरे को पता है, अब द गुड थिंग दैट आई विल शेयर, आई बॉट दैट A6, मेरे पास तब 6 लाख भी नहीं थे इकट्ठे देने की, मैं भी मतलब मेरी बड़ी हम्बल बिगिनिंग है, लॉट ऑफ पीपल थिंक कि पता नहीं ये अमीर बंदा, बट आई एम टेलिंग यू कि मैं ऐसे हुआ तुम भी हो जाओ। बट ग्रेसफुल थिंग इज कि आई बॉट दैट A6, मुश्किल था पैसे इकट्ठे करना उसके लिए, किससे पकड़े, दोस्त से पकड़े, करके दिए, 6 लाख रुपए भी मुश्किल थे जी, बट बाय गॉड्स ग्रेस व्हेन आई बॉट दैट कार, जी, my business increased to a level. After 7 months I bought another Audi Q5 वाओ, cash. So that was my second car.
So one SUV, one sedan, आज भी मेरा वो कॉम्बो चल रहा है. That's by Ford Series. Now it's a Porsche Cayenne and that same Audi A6. Yeah, same it. जो मेरी मतलब मैंने वो लाइफ में 2 बार गाड़ी बेची है. Wow. बेची कैसे है, मेरे से लोग खरीद के ले जाते हैं. ठीक. 5th ओनर कार है. Okay. पहले भी जब लेकर गए मेरी जेब में लाख रुपए डाल दिया, बेटा कार में की. वो मेरे रिलेशन में थे, मैंने कहा सर मैं मना नहीं कर सकता. साल डेढ़ में उनको फॉलो अप करता रहा. 1.5 साल बाद पता लगा जी गाड़ी हमने बेचनी है. मैं सबसे पहले जाके वापस ले आया. अपने पास ही ले आया. अपने पास ही ले आया. फिर मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे इस काम में मिला था. वो कहता भैया मेरे को गाड़ी यही लेनी है. वो लेके गया. उसके भी मगर मैं 2 महीने पड़ा रहा कि मैं कहा तू ले तो गया, मेरा मन नहीं मान रहा. मैं कहा तू कुछ और बता, मेरे को कार चाहिए. 2 महीने बाद उसको कोई पैसे की जरूरत पड़ी, कहता भैया आप ले लो. मैं कहा ले लो. मैं फिर से वापस ले आया. करेक्ट. बट पॉइंट इज जो मैं पहले बात कर रहा था कि लग्जरी कार्स में, मतलब ये जो लग्जरी कार्स में अगर आपकी गाड़ी सही नहीं है तो आपको आपकी एक नेगेटिव हॉरर जर्नी शुरू हो जाएगी. करेक्ट. और आप रोगे कि यार कि मेरी गाड़ी निकल जाए बस. हाँ, फिर आप रोगे कि इससे तो कि मैं क्या नहीं. और जितने हम हॉरर स्टोरी सुन रहे हैं ना वर्ल्ड में, जी. कि वो ऐसे लोगों की है. क्योंकि उनको लोगों ने ना पहले गाड़ी सही बेची, लोगों ने आगे मिसगाइड भी करा, जी. फिर ना मैकेनिक अच्छा मिला और वो स्पिट में चलेंगे. और मैं ना सबको ये रूल देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है जी. मतलब एक्सट्रीमली गुड कार है, एक्सट्रीमली गुड कंडीशन कार है जी. वो आपकी चलाने में भी अच्छी है, लेने में भी महंगी है, बिकने में भी महंगी है और बिकने में भी अच्छी है. गाड़ी बेचने में ना 2 चीजें होती हैं. एक कि कितनी जल्दी बिक सकती है जी. और कि कितने की बिक सकती है. लॉट ऑफ पीपल थिंक यार हम अगर ना एक सस्ती सी कार ले लें या ज्यादा पैसे ना खर्चे हैं, कल को हमने बेचनी भी है. आई एम टेलिंग यू, और वर्जिन राइड में वही बात की वाई इडियट रूल कैन बी सक्सेसफुल एट अ लॉट ऑफ टाइम्स. हमारा वर्जिन राइड में प्लेन सा लगा है, हमने फिल्टर ही बहुत हाई सेट कर दिया. ओके. बहुत हाई बार सेट कर दिया That's- कि हमने एक्सट्रीमली गुड कार ही ले दी. बीच वाली गाड़ी में फंसना ही नहीं कि या तो अच्छी हो सकती है या नहीं अच्छी हो सकती. सर हमें मतलब ही नहीं. बिल्कुल. क्यों रिस्क लें. एवरेज कार नहीं लगनी, हल्की कार नहीं लगनी. एवरेज कार मैं कह रहा हूँ, एवरेज कार अच्छी भी हो सकती है, जी. बट हम क्यों उसमें घुसे. बिल्कुल. भाई इडियट रूल हो गया ना कि हम कहते हैं हमें नॉलेज ही नहीं है ना. हाँ, हमें तो जी बिल्कुल वही चीज चाहिए जो बिल्कुल हमें. हाँ, हमने लेनी है 30 40 50 60 हजार चली. एसयूवी में हम 60,000, सेडान में 30 40 भी मिल जाती है. Okay. जब आप वो कार में बैठ रहे हो, हमें अगर बैठते ही फील आ गई कि जेन्युइनली 40 50 चली है तो हम समझ गए गाड़ी अपनी. तो पाजी जैसे अभी पूरी हमने जैसे डिस्कस कर ही लिया कि लग्जरी कारें बहुत अच्छी होती है. मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है अभी तक आके, और अभी आगे भगवान से यही दुआ है कि आगे ऐसे ही चलता रहे आके, तो हम लोग और भी आगे आगे बढ़ते रहेंगे. अब तो आप मिलके तो हमें कहीं इधर उधर देखने का ज़रूरत नहीं है. आपने भी काफ़ी एक जो मास जो सेलिंग कार्स हैं उनसे आप मूव हुए आके लग्जरी कार्स में आके. प्री ओन्ड में लग्जरी कार्स का बिजनेस मेरे हिसाब से न्यू कार्स बिजनेस से ज़्यादा स्केल हो रहा है, जिसमें अंदर आपको पता है दिल्ली गुड़गांव एनसीआर एरिया का वो 10 साल वाला फैक्टर भी आता है. और बहुत अच्छी अच्छी कार्स थी जो स्पेशली एक गोल्डन पीरियड था रेगुलेटरी कार्स का, और एक्चुअल जो अच्छी कार्स थी. इवन अगर आज की डेट में भी मैं देखूँ आके तो वो सेम मॉडल्स कार्स के उतने बढ़िया नहीं है, लुक वाइज भी, इंटीरियर वाइज भी, फीचर वाइज भी, और उनकी परफॉर्मेंस वाइज भी आके. चाहे कंपनीज के इंटरनली इशूज है, जैसे अब ऑडीज हैं, ये भी ज़्यादा फोकस पेट्रोल पे हो रहा है. जैसे इनका भी VW का इशू हो गया था आगे कि आपके डीजल इंजन में दिक्कत है, तो इन्होंने ग्लोबली अब जाके पेट्रोल पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है आके. और कुछ ही इनके लिमिटेड मॉडल्स हैं जो आते हैं. इस टाइम पे आके अगर आप किसी आदमी को बोलोगे आके कि जैसे फर्स्ट टाइम कार बायर है एंड ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ, ही इज़ लाइक अ कार गाय लाइक अस, तो उसको क्या आप सलाह दोगे कि उसको पहली कार लग्जरी कार बाय करे, और अगर वो करना चाहता है तो कौन सी? अगर न्यू कार तो मैं बिल्कुल भी सलाह ही नहीं देता. किसी को अगर ब्रांड न्यू कार लग्जरी कार लेनी है ना तो बिल्कुल भी नहीं लेनी. अगर प्री ओन्ड में जाए तो उसका कारण बता रहा हूँ. लग्जरी कार में पहले 5 साल में हैवी डेप्रिसिएशन रहता है. ओके. मेरा ना एक जिंदगी में असूल है, आई वांट एवरीवन टू नो दिस, कि क्या अप्रोच रखनी चाहिए टू मेक लीप्स इन सक्सेस. अप्रोच क्या होनी चाहिए? ऑलवेज फर्स्ट थिंक कि सबसे अच्छी चीज क्या है, कि मेरे को क्या लेना है, क्या मेरा सपना है, मेरा रोलेक्स सपना है या कुछ भी, क्या मेरा सपना है, कुछ भी. यार कि जैसे मेरे लिए लाइफ में सिर्फ कार्स ही हैं, कि मेरे लिए यार ये वाली गाड़ी सपना है, या सपोज करो किसी का होता है कि मेरे को ये वाला एरिया में घर लेना है. पहले आप ये सोचो, जैसे फोन भी लोग लेते हैं, पहले आप ये सोचो यार कि मुझे लेना क्या है, तो आप वो डिसीजन इमोशनली लो, क्योंकि आप उसके साथ आपने रहना है लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म डिसीजन हमेशा इमोशनल होना चाहिए. यस. हम शॉर्ट टर्म डिसीजन चाहे आप वो ले लो मेरे हिसाब से, कि क्योंकि आप फिर उसमें आपको दिल ही नहीं लगेगा. करेक्ट. आप इमोशनली डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या, देन फाइंड लॉजिकल वेज टू स्मार्टली ओन इट. जी. जैसे मैं आईफोन भी अगर लेता हूँ ना, मतलब लिटरली आफ्टर 6 months आई सेल इट एट अ प्रॉफिट और एट द सेम प्राइस. बट उसके अलग, दैट्स एन डिफरेंट थिंग्स. बट पॉइंट इज कार्स में भी, इन द लास्ट 8 cars that I've switched,
every car I have sold after adding the cost of maintenance also put into it. अब अगर मैं कह रहा हूँ किसी को आज न्यू लग्जरी कार लेनी है, उसका करोड़ का बजट है, तो भाई वो 2 करोड़ वाली कार करोड़ में ले ले, 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी चली जाए। लग्जरी कार में पहले 5 साल में इमीडिएट हिट है, मतलब आप 50% डेप्रिसिएशन पहले 5 साल में गाड़ी की हो जाती है। एक कार की जो लाइफ है, और दैट इज वन गुड थिंग दैट आई रियली लव अबाउट जर्मन्स एंड अमेरिकन ब्रांड्स आल्सो। इंडियन कार्स को ना वो बहुत ही यार, क्योंकि जो मास रेवेन्यू कार था ना, उनके लिए वो इंटेलिजेंट लोग यही दिमाग लगा रहे हैं कि हमने कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है, करेक्ट, और सस्ती गाड़ी कैसे बनानी है, ज्यादा से ज्यादा माइलेज कैसे निकालना, उनका फोकस उधर है। तो वो कारें लास्ट नहीं करती बहुत टाइम तक। यार इंडियन गाड़ी की प्रॉब्लम ये है कि अगर जैसे इंजन बहुत अच्छा है, अगर मारुति की बात करें, किसी बात उनके इंजन अच्छे हैं, बट जब डेटा कह रहा है कि कस्टमर ने 10% कस्टमर है जो टैक्सी ड्राइवर है, उनको छोड़ के कोई और वो गाड़ी लाख से प्लस बहुत कम चलाना है। यस, जब 80 to 90% इंडियन यूजर्स अपनी कार की ड्राइविंग 70-80% ही कर रहे हैं, और 70-80 हज़ार किलोमीटर तक कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो कंपनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में महंगी गाड़ी क्यों बनाएगी कि ये गाड़ी 10 लाख किलोमीटर चले? बिल्कुल तो नहीं बनाएगी। बिल्कुल सही। नंबर 1। नंबर 2, अब जो जर्मन गाड़ी हैं जो बाहर से आ रही हैं या यहाँ पे उन स्टैंडर्ड से बन रही है, उनकी लाइफ बाहर 30-40 ईयर्स है इजिली। या आप आज भी कोई 30 साल पुरानी ऐसी, और अगर फॉरेन जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, यहाँ पे तो गाड़ियां बेचारी लोग मेंटेन ही नहीं करते। अगर इसने मेंटेन करी है तो आज भी आपको उसमें खड़का नहीं मिलेगा। हाँ जी है। अगर कोई 25 साल पुरानी मर्सिडीज में सस्पेंशन ठीक है, सस्पेंशन न्यू चेंज है ठीक है, आपको उसकी बॉडी से नहीं नॉइसेज आएंगी। सही कह रहे हो, रोड से नॉइज आ जाएगी, रोड से नॉइस आएगी, उसको नो डाउट आपको लुब्रिकेट भी साथ साथ करना पड़ेगा, बट जो मारुति है कोई और है वो तो खत्म हो जाएंगी यार। वो तो 25,000 में बोल जाती है, तो उनके उसी तरह से आपको बियर एंड टियर पता लग जाएगा। अगर तो आप ये समझो कि एक कार की लाइफ 40 साल है, ओके, कि जिसने इंजीनियर ने बनाई 40 साल के हिसाब से बनाई, फिर तो जब डिजाइन करी तो पहले इन्होंने 10 साल आगे डिजाइन करी। आज की जो गाड़ियां नॉर्मल कंपनीज बना रही है ना, वो लग्जरी कार कंपनी 10 साल पहले बना चुकी है, यही फर्क है, वो इनोवेट वो कर रही है। हाँ, जैसे हम बात करते हैं Q5 की, आपने यही चीज बोली कि जो क्रॉसओवर का और एसयूवी का टाइम चला, तो आई गेस Q5 मार्केट में 2009-10 में आ गई, 9-10 में भी। तो आप देखो कि 15-16 में क्रेटा आई थी और डस्टर आई थी उससे 1-2 साल पहले आके, और इको स्पोर्ट क्रॉसओवर ही थी वो, बेसिकली बड़ी अच्छी कार थी। पर अगर हम बात देखें आगे, तो ये काम ये कर चुके हैं ऑलरेडी, जो अभी मार्केट के अंदर टाटा महिंद्रा जो इंडियन मैन्युफैक्चरर भी हैं वो बना रहे हैं आके। अब वैसे जनरली अगर आज की डेट में किसी को सलाह दो, कोई कार गाया है एंड लव्स द कार मोर देन एनीथिंग एल्स, और वो प्री ओन्ड कार लेना चाहता है, अपनी पहली कार लेना चाहता है, स्विचिंग फ्रॉम द मास ऑडियंस वाली कार है, जैसे टाटा महिंद्रा आती है। अब 2 चॉइसेस रहती है कि 10 लाख रुपए में टाटा की बहुत अच्छी गाड़ी आ जाती है, स्पेसिफिक मॉडल्स हैं जैसे नेक्सॉन है, इस पे आगे बोलूंगा, बड़ा बोलूंगा। और महिंद्रा की एक गाड़ी थी बंद होगी और दोबारा से उन्होंने लॉन्च नई बॉडी के साथ कर दी 3XO, और जनरली क्रेटा, वेन्यू, मैग्नाइट है, और किया सेल्टोस हैं, सोनेट है। खराब गाड़ियाँ नहीं है कोई, मतलब उसके ट्रू, बट कोई पर्सन है वो सोचता है आगे कि यार मैं 10-12 लाख रुपए में वो गाड़ी ले लूँ या 10-12 लाख रुपए में कि कोई लग्जरी कार लूँ आके। और उसमें बहुत कम गाड़ी हैं ऐसी, आई गेस जो लग्जरी में 3 ब्रांड है हमारे पास, BMW, ऑडी और मर्सिडीज में, कि जिसमें शायद कोई गाड़ी मिले। हाँ, सेडान आपको इजीली अवेल हो जाती है इस टाइम आके, क्योंकि वो एक टाइम था 10 साल पहले की जब सेडान गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा निकली थी और होती सेडान थी मेनली जो डोमिनेट कर रही थी मार्केट। तो क्या उस कार गाय को आप कौन सी गाड़ी सजेस्ट करोगे? मैं ना पहले तो बड़े क्लियरली लॉस है जो आप कह रहे हो ना कि 10 लाख में टाटा की अच्छी कार आ जाती है, पहले तो वो सेगमेंट अब 10 से 15 हो गया। न्यू कार में 15 लाख से कम में आपका दिल नहीं पूरा होता। हाँ जी, फीचर चाहिए, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आप करोगे। 15 लाख से नीचे अगर आज की डेट में कोई बंदा नॉर्मली कार लेने जाना है, अगर उसका बजट 15 लाख नहीं है न्यू कार का, 15 लाख से कम में वो कोई कॉम्प्रोमाइज व्हीकल ही लेगा। नॉर्मल कार का भी टॉप मॉडल 14-15 तक आराम से चला गया ऑन रोड प्राइसिंग। आप चाहे क्रेटा लो, कोई भी बात लो, क्रेटा क्रूटा के तो आपको मिडिल वेरिएंट्स मिलेंगे, उसमें भी आप छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज करोगे कि यार इधर सनरूफ नहीं मिली, ये मिला, वो नहीं मिला, बट फिर भी चलो 15 लाख में है, आपका दिल पूरा 15 में हो जाएगा। तो अब मेरा सेकंड बात यह है कि एक ही सिर्फ लिमिटेशन है इस गेम की कि आपको बिना लोन के गेम खेलनी। ओके, पर्सनल लोन ले रहे हो अलग बात है, बट आई स्टिल फील कि आप कैश लेके आओ गेम में, जो आपने प्री ओन लेनी है। हाँ, चाहे आप 5 लाख लाओ, 6 लाख लाओ, 7 लाख लाओ, 8 लाख लाओ, 5 से, जैसे मैंने भी 6 लाख से स्टार्ट करा, ओके, अब 5 से 7-8 लाख से भी शुरू होके ना, ये बात है कि जितना आपको बजट कम होगा उतनी सर्च मुश्किल हो जाएगी, हमारे लिए चैलेंज हो जाता है जी, उतनी सर्च मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जितना कम बजट होगा ज्यादा टेकर्स होंगे पुरानी गाड़ी में। बट आप जब भी आप इस जर्नी में स्टार्ट कर रहे हो, कैश का कारण क्या है कि एक ना बंदे का EMI माइंडसेट अलग होता है। EMI माइंडसेट उसको लगता है कि ये मैंने, एक तो क्या हमने गाड़ी खरीदी, जैसे आज A6 मेरी पहली गाड़ी थी, मैं कैश खरीदी,
मैंने आज ये गाड़ी खरीदी, नाउ आई ओ नॉट अ पेनी टू एनीवन, नाउ आई मैरिड दिस व्हीकल। अब ये मेरा रियल में फैमिली मेंबर है। इंडियन लोग आज भी लोन को भी ऐसा मानते हैं कि नहीं, लोन कराया तो 7 साल में पैसे पूरे हो जाएंगे। मेरे को लगता है कि नॉर्मल जो एक यंग बायर है ना, उसको लगता है जब तक मैं किस्त दे रहा हूँ ना, कि चीज़ तो मेरी तो है ही नहीं, तो वो ना रोज अपने लिए वो डिसीजन को रोज इवेल्युएट करता है। अच्छा मेरी गाड़ी कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, तभी उसको कुछ दुख होगा तो उसको लगेगा यार मैं तो किस्त भी भर रहा हूँ, ये भी प्रॉब्लम आ गई। ये ठीक। लग्जरी कार्स में क्या है कि आप पहली बार कार ले रहे हो, आप उसको कैश लो। अब मैं कैश ले ली। स्टार्टिंग कार में आपको बड़ी क्लियरली बताता हूँ, BMW 3 सीरीज, Audi A4, Audi A6, 5 सीरीज, Mercedes C क्लास, E क्लास, ये जो दो गाड़ियाँ ना सेडान्स की, ये तीनों ब्रांड्स के ब्रेड एंड बटर थे। ये तीनों ही पुराने मॉडल्स हैं। जैसे लोग कहते हैं CLA, GLA, ये 2014 में तो बने हैं, उससे पहले ब्रांड ने बनाए नहीं, तो ये तो R&D हो रही है। अब जाके थोड़े वो तो सही आगे होंगे, बट अब ये देखो कोई मॉडल कंपनीज का कितना पुराना, 3 सीरीज कब से बन रही है, उसकी ये अपना A4 कब से बन रही है, C क्लास कब से बन रही है। तो इन 6 गाड़ियों में से कोई भी चूज करो। Q5 भी आप चूज कर सकते हो, Q5 भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। अगर हमने SUV लेनी, Q5 का रेंज थोड़ी ज्यादा है। अगर आपका 6-7-8 लाख बजट है ना, तो जो भी शेप की कार मिलती है, E क्लास, A4, 3 सीरीज, 5 सीरीज, और वो क्या नाम है, Mercedes C क्लास, E क्लास, इन 6 में से कोई भी कार ले लो, जितनी अच्छी मिल सकती है, कम से कम चली, ओनर की परवाह मत मारो। व्हेन यू आर स्टार्टिंग कार देख रहे हो ना, हम तो ढूंढते हैं कि यार ओनर ज्यादा हो, कोई बात नहीं, गाड़ी अच्छी हो। बिकॉज एक स्टेज के बाद, जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो कार की लाइफ 30-40 साल है और डेप्रिसिएशन पहले 5 साल में 50% हो रही है, तो अब देखो कि 7-8 साल के बाद तो गाड़ी अपनी रेजिडुअल वैल्यू पे चलेगी। करेक्ट। अब द रीजन मैं अपनी कार, जो मेरी पहली A6 थी, मैं 2 बार भी महंगी बेच के, महंगी कैसे बेच ली मैंने, क्योंकि वो, और मैं आज भी उतना ही बेच सकता हूँ, वो 4 साल से उतने रेट में घूम रही है। क्यों? क्योंकि अब उसकी रियल वैल्यू, इसको मैं ही वर्ड यूज करता हूँ, रेजिडुअल वैल्यू। मैंने कभी नहीं किसी और से सुना। दिस इज व्हाट आई कॉल रेजिडुअल वैल्यू, कि यार वो एक कार एक चीज तो है ना, हाँ, वो चीज है, वो चलती है, उसकी वैल्यू है, उसमें क्या लगा हुआ है, अब इससे नीचे तो क्या ही जाएगा उसका स्टैंडर्ड। फिर उसके ऊपर कंडीशन है कार की। तो कंडीशन इज मोर इंपॉर्टेंट एज यू गो डाउन द ईयर्स, एंड आई बिलीव कंडीशन ऑफ द कार शुड बी योर प्राइमरी इंपॉर्टेंस। यस, व्हेनेवर यू बाय कार, कंडीशन ऑफ द कार शुड बी प्राइमरी इंपॉर्टेंस। तो जिसने भी लग्जरी कार वर्ल्ड में शुरू करना है, वो इन 6 कार में से कोई भी शेप की कार, जितना ओल्डेस्ट ईयर होगा उतने आपके पैसे ज्यादा बचेंगे, क्योंकि प्राइस ईयर से डिफाइन होता है, स्टार्टिंग में ईयर से डिफाइन होता है। ओके, अगर आपको ईयर ज्यादा होगा, आप ज्यादा बजट से शुरू करोगे, तो इट्स एनी डे बेटर टू कि 2015 की लाख चली गाड़ी लेने की बजाय अब 2010 की 50,000 चली कार ले लो। दैट विल गिव यू बेटर एक्सपीरियंस। और फॉर अ स्टार्टिंग पर्सन ना, वो वैसे ही ओवरवेलमिंग है। न्यू गाड़ियों में सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले का एक चक्कर है, बस। वो आया ही 2017 में, वो इन्वेंट ही 2017 में हुआ। वो आप कोई आफ्टर मार्केट कोई अच्छी जगह से कुछ फिटिंग कराओ कि आपकी वायर कटिंग ना हो। और गुड थिंग ये भी लग्जरी कार्स में ना, जिसको आता है, अब यही प्रॉब्लम है कि जो लोग अच्छा नहीं करते वो कुछ भी घुसा देते हैं। लग्जरी कार में अलग से फ्यूज बॉक्सेस होते हैं। अगर वो जेन्युइन OEM फिट उसी की चीज के लिए कोई एक्सेसरी बनी है, और अगर आप सही बंदे से फिट करवा रहे हो, तो वो नुकसान नहीं करता, तो वो नुकसान नहीं करते। आप वो फिट करा लो, अपनी कार का रियल मजा एंजॉय करो, उसका इंजन सही हो, सब सही हो। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि विदाउट लोन क्यों, जब भी हम कोई पुरानी कार लेते हैं ना, वो आपकी स्टार्टिंग में अच्छी कार भी, इवन वर्जिन राइड भी, आपके स्टार्टिंग में पहले 6 महीने में थोड़े थोड़े खर्चे करा सकती है। उसका कारण क्या है कि वो कार चली बहुत कम है, तो जो सर्विसेज उसकी 1 लाख किलोमीटर पे होनी है, तो वो आपको पहले करानी चाहिए और करानी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल उसकी जो सस्पेंशन की, जो मैं रबर पार्ट्स कह रहा हूँ, अब ब्रेक पैड उसके 90% चांसेस होंगे चेंज होने वाले हैं, अब वो चेंज कराओ। आपके बुश किट होती है सस्पेंशन की, तो उसमें रबर पार्ट्स होते हैं, वो चेंज कराओ। आपकी हो सकता है इनकी ना छत की कपड़ा डलता है लग्जरी कार में, उसको रूफ लाइनिंग बोलते हैं, वो लटक जाती है, क्योंकि वही धूप के कारण वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर में प्रॉब्लम है, यहाँ पे वो ग्लू छोड़ देती है। ये पुरानी कार में होता है, 2007 आने के बाद बहुत कम हो गया, बहुत सिंगल पीस है, क्योंकि वो इंडिया के हिसाब से बनानी शुरू कर दी थी बाहर कंपनी ने कार से। तो आपको वो ठीक करानी है। आपकी इंजन में एक माउंटिंग होती है, इंजन माउंटिंग और गियर माउंटिंग, दैट इज अ पार्ट जहाँ पे इंजन जो वाइब्रेटिंग और मूविंग पार्ट है, बॉडी से कनेक्टेड होता है, तो आपकी बॉडी साइलेंट रहती है, वो NVH लेवल इंक्रीज। तो उसके वो भी माउंटिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होगी, वो माउंटिंग के अंदर भी रबर पार्ट होता है, तो वो भी हार्ड हो जाता है, तो वो भी चेंज कराओ। आपकी गियर बॉक्स की सर्विस जो नॉर्मली 70-80,000 पे बोलते हैं, आपकी कार चाहे 50,000 चली है, क्योंकि टाइम हो गया है, आप गियर बॉक्स ऑयल चेंज कराओ। तो ये सब कुछ भी 50-60-70 हज़ार का खर्चा है। अगर आपको बता ही देता हूँ, 15-20 हज़ार की माउंटिंग आ जाती है, और गियर बॉक्स की सर्विस 20-25 हज़ार में होती है। बाकी इंटीरियर का काम 10-20, ब्रेक पैड्स इनके सबकी गाड़ियों के 10-12 हज़ार के। ओके, और अगर किसी को पार्ट्स में कोई इशू है, तो आई विल गिव यू गुड गाइस, आप अपने लोकल वेंडर से जब भी पता कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ जितनी 90% वर्कशॉप्स हैं उनको पता है
कि इंडिया वाले लेबर चार्जेस नहीं देते। नहीं देते, इंडिया वाले लेबर का चार्जेस कम देते हैं और पार्ट्स में उनको पता नहीं है। पता है। तो 90% लोग आपकी पार्ट्स में ही मारेंगे। उन्होंने पार्ट्स में ही आपके ओवरचार्ज करना, बड़ा कुछ करना है। तो पार्ट्स आप कहीं से भी कोरियर करवा सकते हो। दिल्ली में मेरे पास बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, आई विल गिव यू देयर नंबर, आप उनसे बात करो, वो आपको कोरियर कर देंगे और पार्ट इजीली मैच हो जाता है। चैसी नंबर के हिसाब से जर्मनी पार्ट्स बनाती है, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं। तो आप मतलब थोड़े से स्मार्ट चलो, जब तक आपको अच्छा बंदा ही नहीं मिल रहा तो देन यू कैन इजीली सेव कॉस्ट। 10 से 12,000 में सर्विस होती है किसी भी 2000 सीसी के इंजन की, 15,000 की सर्विस होती है किसी भी 3000 सीसी के इंजन की, ओके, विद गुड OEM क्वालिटी पार्ट्स, गुड इंजन ऑयल, गुड एयर फिल्टर, गुड पार्ट्स। बिल्कुल। और लेबर चार्जेस वैसे ही बेचारा 2000 से ज्यादा क्या लेगा, 2000 या 3000 ले लेगा। तो आप आराम से टोटल 12-15,000 में अपनी कार की सर्विस करा सकते हो। अभी एक नई रिवोल्यूशन है ईवी मार्केट के अंदर। पेट्रोल डीजल की गाड़ी जैसे अभी बंद हो रही हैं, बहुत सारी कंपनीज ने तो डीजल बनाना बंद ही कर दिया इंडिया में स्पेशली। और इंडिया एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है पॉपुलेशन के हिसाब से भी, और राइट एट द मोमेंट इंडिया इज इन दैट डेवलपिंग कंट्री। तो बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी भी आगे आके। आपका क्या मानना है ईवी के लिए? आप क्या सोचते हो आके कि हाँ, इफ़ अ पर्सन वांट्स टू बाय अ कार राइट द मोमेंट एंड दैट इज़ द प्राइमरी कार, बिकॉज अभी भी इंडिया में जो स्टैक है वो बहुत कम लोगों के पास कार्स हैं आके। हम सिटी की बात नहीं करते हैं, आप 100 किलोमीटर सिटी से बाहर निकल के देखो, वहाँ पे अभी भी आप देखोगे आके तो किसी किसी घर में कार है। तो ईवी जो है वो बेसिकली लेनी चाहिए अभी के लिए या वेट किए करना चाहिए? सर पता क्या है, एक तो ना मेरे को ये बड़ी प्रॉब्लम लगती है, पता है, लोग बहुत मतलब मार्केटिंग नहीं सही से हो रही है इसकी, जी, ईवी की। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, ईवी किन के लिए बनी है। एनी पर्सन हु हैज एक्स्ट्रा पार्किंग एट द प्लेस, जिनकी कोठी है, बंगला है, विला है, उनके पास पार्किंग स्पेस है, अपना चार्जर है। सोसाइटी में भी वो चार्जर लगा देते हैं, वो फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जी, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है। बट अगर आपके पास अच्छी पार्किंग है और वो आपके घर की सेकंड कार है तो ओनली देन व्हेन आपको सिर्फ शहर में एक गाड़ी चलाने के लिए चाहिए, तो डेली रन्स के लिए, और आपकी गाड़ी आपके घर पे रात को चार्ज हो, और इमरजेंसी आपको अचानक कहीं बाहर निकलना पड़ जाए, तो आप अपनी प्राइमरी कार को लेके जा सकते हो। जी, तो ही ईवी कामयाब है। अगर कोई भी इंसान इंडिया में प्राइमरी व्हीकल ईवी ले रहा है तो वो स्टुपिडिटी है। मेरे को 4 दिन पहले कॉल आया किसी कस्टमर का, उनके पास सिविक थी, उन्होंने फिर ईवी ली, ही वांटेड टू बाय अ लग्जरी कार फ्रॉम मी फ्रॉम बॉम्बे। ये सेट मैंने 15 लाख की नेक्सॉन ईवी ली, कहते मेरे को 6 लाख भी उसकी रीसेल नहीं मिल रही है आफ्टर 1.5 ईयर। कहते मैंने 10 लाख का उस पर डाउन पेमेंट दिया, 6 लाख के कहता लोन कराया। कहता वो ही मैं मुश्किल से इतने पैसे मिल रहे हैं 1.5 साल बाद, कहता मेरी 10,000 कार कर ली। उसका रियलिटी अब वो अलग बात है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स की सरकार कितनी मतलब, ऑब्वियसली आई एम नॉट द गवर्नमेंट, आई कैन नॉट कमेंट वेयर आई एम नॉट सिटिंग, बट आई बिलीव देयर आर मल्टीपल वेज कि उसकी यूजेज और बढ़ा सकते थे, बट वो नहीं हो पाया। जैसे आपकी जैसे फोन है, एक ही टाइप की चार्जिंग होनी चाहिए जो सारी कार्स को सिमिलरली चार्ज कर पाए। आप एक रूल बनाओ कि हर पेट्रोल पंप पे 5 चार्जिंग स्टेशन विद 5 फिक्स पार्किंग होनी चाहिए। यस, कोई यूनिफॉर्म लॉ ही इंडिया में नहीं लाए वो। ओके। और उससे पहले आपने कार लॉन्च कर दी, कार आपने पहले लॉन्च कर दी, उस पर आप पुश सब्सिडी दे रहे हो, फिर आप डीजल कार्स को बंद करने की तरफ बातें करी जा रहे हो, कर भी नहीं पा रहे हो, कर पाओगे भी नहीं। दिल्ली में तो चलो आपको पोल्यूशन का बहाना मिल गया, जी, बाकी जगह नहीं कर पाएंगे। तो मैं सबको बता रहा हूँ ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट है कि दिल्ली की दे नहीं है सबको। आई बिलीव कि इट्स अ बोन फॉर एवरीवन कि बाकी इंडिया को मजे लेने चाहिए इस बात के। जी, बट द पॉइंट इज कि ईवी एज अ प्राइमरी व्हीकल इज अ फ्लॉप व्हीकल। एनीवन हु इज बाइंग इट इज नॉट हैप्पी, इज नॉट पीसफुल। करेक्ट, एंड आई विल टेल दिस टू एवरीवन, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि आपकी परचेज में इमोशनल एस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। इफ यू आर बाइंग अ कार एंड यू आर बीइंग वरीड अबाउट इट, योर दिस गोल कि नहीं यार मेरी रनिंग कॉस्ट तो कम आ रही है ना, चाहे मैं रोज परेशान हो रहा हूँ या मुझे टेंशन हो रही है या मुझे एंजाइटी है। एक इंसान को ना जो चीज नहीं भी हो रही होती उसकी भी एंजाइटी होती है आउट ऑफ द पॉसिबिलिटी ये हो तो ना जाए। अब उसमें ही रह के अगर गाड़ी चला रहे हो तो क्या फायदा है। तो अभी आपको बेसिकली ये है कि वेट किया जाना चाहिए 5-7 साल का, जब तक कि चार्जिंग रेंज बढ़ जाए और ज़्यादा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो कि हर पेट्रोल पंप पे चार्जिंग के वो ऑप्शंस मिल सकें और क्विक चार्जिंग हो सके, तो तब तक बेसिकली तो भी मैं कहता हूँ कि बेस्ट उसका अब ईवी के मैं पॉजिटिव बताता हूँ आपको कि अगर आप भाई ना हर चीज को जिस तरीके से करो ना तो आपके मजे ही मजे हैं। हाँ जी, अब कल परसों मेरी एक आईटी कंसल्टिंग के लिए अपने क्लाइंट से मीटिंग थी, तो मतलब ऑब्वियस दे आर मतलब मेरे काफी दे आर रिच क्लाइंट सारे। जी, तो उनके घर पे लैविश हाउस बाहर फार्म हाउस में वी वर हैविंग अ मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी। उनके घर में 3 गाड़ियां थी, एक इनोवा वो ड्राइवर चलाता है, उनके घर के बड़े उसमें पीछे बैठ के जाते हैं, एक डिफेंडर लेटेस्ट मॉडल विद 0001 नंबर, तीसरी नेक्सॉन ईवी। अब नेक्सॉन ईवी पे वो सब्जियां ला रहे हैं। अब मैं उसका गोल बताता हूँ आपको, नहीं अब वाई इट्स द परफेक्ट कार फॉर देम। उनको पता है हमारे तो सिटी रन हैं, यस, वो रोज होने हैं, या फिर हम ड्राइवर को उस पर तेल डलवा रहे हैं, करेक्ट,
इट्स अ हेडेक। that doesn't make any sense. अब- उनके लिए वो ब्लिस है। अगर आपके सिटी रन हैं, Correct. और सिटी रन सबकी फैमिली में होते हैं, होते हैं। किसी के फिक्स रन के मैं रोज ऑफिस जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, तो आप यार, अगर आपको पता है कि मेरा वही इतना बड़ा खर्चा है, मेरे जैसे मेरा लुधियाना होम टाउन है, मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, तो मेरे हफ्ते के 3 चक्कर लुधियाना के हैं। तो अगर मैं कोई ऐसी कार, अब मेरे को विंडसर अच्छी लग रही है, अब मेरे को कोई ऐसी कार अगर अच्छी मिलती है यार कि मेरे वो रेंज, बट उसकी ना रेंज ऑलमोस्ट उतनी है जितनी अप डाउन में निकल जाएंगी, तो वो फिर भी मेरे को डर लगेगा, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ। मतलब अगर मेरे कोई फिक्स ट्रैवल है लाइफ में, फिक्स ट्रैवल के लिए ईवी इज परफेक्ट। वाई? आपको पेट्रोल पंप जाना ही नहीं। यस। मतलब दिस फीलिंग ऑफ कि आप रोज अपनी कार को फुल टैंक पे चला रहे हो, फिर अगर आप सिटी में ईवी चला रहे हो, आपको स्पोर्ट्स मोड पे चलानी है, यस। बिकॉज यू आर नॉट वरीड अबाउट कि मैंने ज्यादा रेस दी तो तेल कम हो जाएगा। Correct. आज भी पता है, इवन दो व्हाटएवर कार आई एम ड्राइविंग अ पोर्शे कायन, स्टेज 1 ट्यून्ड, कोई भी कार चला रहा हूँ, फिर भी मेरे अंदर ना, जब मैं उसको भगाता हूँ, मेरे अंदर से पीछे ना मेरा मिडिल क्लास दिमाग बोल रहा था, हाई तेल फूक रहा है, तेल फूंक तेल रहा फूक रहा है, हाई माइलेज ड्रॉप हो जाएगी, नहीं नहीं माइलेज निकालो, आराम से चलाओ, आराम से चलाओ, ये दिमाग होता है। अब मैंने इतनी आदत डाल ली है कि मैं ड्राइवर को बोलता हूँ कि भाई तू माइलेज निकाल, कि मैं जब चला रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट भगा के चलाऊँ, बट वो ईवी में नहीं है। आपको तो जैसे ही मर्जी चलाओ यार, कि क्या रात को 4 रुपए लगा भी नहीं है, बिल्कुल क्या फर्क पड़ना है, सुबह फिर टैंक फुल है। हाँ जी। भाजी ये थार का क्या सीन है? मतलब बहुत सारे लोग जो हैं, जब से इन्होंने शेप चेंज करी है, थार बहुत परचेज कर रहे हैं लोग आके। अब थार स्टार्ट हो जाती है 11 साढ़े 11 लाख, वही आप कह रहे थे कि 15 लाख तक का शौक पूरा हो जाता है। तो थार ली जाए या कोई और गाड़ी? यार न्यू गाड़ियों में ना डिस्कशन बिल्कुल अलग है। थार एक पर्पस ड्रिवन कार है। अगर आप ऑफ रोडिंग नहीं करते हो तो उसका पर्पस नहीं वो सॉल्व करती, जिसके लिए वो फंक्शनैलिटी के लिए बनाई है। अब बट जिसके लिए वो बिक रही है वो है रोड प्रेजेंस और टॉर। तो थार का सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपकी रोड प्रेजेंस में आप अपना कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो, तो जो थार आपको फील देगी, बैड एस बॉय, बैड बॉय, ये सब वाली फील, वो और कोई गाड़ी नहीं देगी, तो आप ले लो। ऑफ रोडर्स को तो पता ही है उन्होंने कौन सी गाड़ी लेनी है, वो क्लियर है कि अपने थार लेनी है, जिम्नी लेनी है, क्या लेनी है। दे आर एक्सपर्ट पीपल। बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन, अगर आपको सिर्फ रोड प्रेजेंस के लिए गाड़ी चाहिए और आप अपना कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, कि आप एक लीफ स्प्रिंग वाली कार ले रहे हो, हर सड़क का हर खड्डा फील होगा, हर चीज फील होगी, वाइब्रेट भी करेगी कार, हाई स्पीड पे कंफर्ट कम देगी, बट इट्स ओके, इट्स अ ट्रेड ऑफ। पर जी पाजी, मर्सिडीज, BMW और ऑडी, इनमें से अगर आप रेट करोगे आके, एज अकॉर्डिंग टू यू, ड्राइवेबिलिटी, यूजेबिलिटी, मेंटेनेंस, एक कॉमन मैन के बिहाफ पे आके, विच कार यू विल प्रेफर? मैं ना ये बात हमेशा से बताना चाहता हूँ, मर्सिडीज, ऑडी एंड BMW, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन अ प्रोडक्ट लेवल, ऑल थ्री कंपनीज एट अ बिगर स्केल आर मेकिंग इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स। वो बड़े पुराने कंपेटिटर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स भी एक दूसरे के बिल्कुल नेक टू नेक होते हैं। तो मैं अब ना लोगों को एक क्वेश्चन थोड़ा रिफाइन करवाना चाहता हूँ कि जब कोई पूछता है कि मर्सिडीज बेटर है, BMW बेटर है, जब हम लग्जरी में जाते हैं ना, यही फर्क होता है कि लग्जरी आइटम्स में, लग्जरी में इट्स मोर अबाउट टेस्ट एंड फ्लेवर। जैसा देखो, अगर रोल्स रॉयस में जाओगे, लोग अपना कलर भी खुद बनवाते हैं। ऑडी, BMW, मर्सिडीज में कौन सी बेटर है, कौन सी कम बेटर नहीं है, आप ऑन पेपर कंपेयर करोगे, तीनों गाड़ी में सेम फीचर, सबको सेम डाल देंगे वो। और वो क्योंकि इतना नेक टू नेक कंपैरिजन में है कि उनको सब कुछ ऑटोमेटिकली बराबर रखते हैं वो, कि खर्चा भी हमारा उतना है, माइलेज भी उतनी आए, इंजन रिलायबिलिटी भी उतनी रहे, अंदर फीचर वगैरह भी उतने मिल जाए। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि तीनों का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बियॉन्ड पेपर है। BMW एक पर्टिकुलर तरीके से चलती है, वो हर BMW में वो फील डालेंगे, तभी BMW वाले लोग BMW बार बार लेंगे। मर्सिडीज के अंदर जो राइड कंफर्ट है वो सबसे हाई पे है, कि उसके अंदर जो ऑपुलेंस की फील है जो मर्सिडीज में, ये आपको एक, तभी वो अंकलों को ज्यादा पसंद आती है। मर्सिडीज में एक ऑपुलेंस की फील है, वो हर मर्सिडीज में आपको फील होगी। वो स्टेटस सिंबल है, एस्पिरेशनल ब्रांड है, बट दैट डज नॉट मीन कि बाकी एस्पेक्ट्स में खराब है। लग्जरी कार में ये, वो लग्जरी कार में ऑलरेडी दे आर मेकिंग परफेक्ट कार्स, तभी वो एक्सपेंसिव है, उन्होंने बेस्ट लोग हायर करे हुए। उनके लिए गोल है, हमने वो पर्टिकुलर फील उसमें रखनी है, कि मर्क वाले को वो मर्क की फील ही पसंद आए, BMW वाले को BMW की फील ही पसंद आए, और ऑडी वाले को ऑडी वाली फील ही पसंद आए। बट स्टिल आई विल गिव यू वेरी सिंगल लाइनर्स, ऑडी इज मोस्ट इजीएस्ट टू ड्राइव, सबसे लाइट स्टीयरिंग, सबसे कंफर्टेबल कार्स, कहीं भी जाओ, कहीं भी मोड़ो, विजिबिलिटी बाहर कितनी अच्छी है। मैं होंडा को कंपेयर करता हूँ ऑडी से। जैसे होंडा को चलाना आसान है, होंडा की बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, आपको शीशों से बहुत बाहर दिखेगा, इजीली ड्राइव कर सकते हो, बिल्कुल भी ओवरवेलमिंग नहीं लगती। मेरी पहली कार मैंने अपने फ्रेंड को सेल करी, बलिनो से A6 चलाती है दिल्ली की ट्रैफिक में, और उसको A6 चला के बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने एक बड़ी गाड़ी चलाना। ऑडी इज फॉर दैट, मर्सिडीज इज फॉर राइड कंफर्ट। मर्सिडीज में आपको ये लगेगा कि मेरा जो खड्डों से निकलने का एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत अच्छा है यार, कि मैं बड़े ही प्यार से निकल रहा हूँ, मेरे को एक अलग ही उसमें एक बड़ा अच्छा फील आ रही है। ऑडी इज लाइक बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। और जो BMW है, दैट इज फॉर हाई स्पीड ड्राइविंग।
BMW के अंदर जो उन्होंने रियर व्हील ड्राइव कार में जो चैसी रिस्पांस दिया है, मर्सिडीज ने कहीं रियर व्हील ड्राइव है, एक चैसी रिस्पांस दिया है, वो जिस तरह अपनी चैसी बनाते हैं वो चाहते हैं कि आपको एक रेस कार वाला फील आए। पहले तो 90% इंडियंस को ये नहीं पता कि रेस कार में फीलिंग आती कैसी है, स्पोर्ट्स कार तो हम चलाते नहीं। बट अगर आप कोई स्पोर्ट्स कार चला के आओ, कोई पोर्शा की केमैन चलाओ, कोई और भी स्पोर्ट्स कार चलाओ, दे आर हार्ड टू, मतलब वो खड्डों में फील होता है, स्ट्रेस होती है, हर एक जो आपको फील है रोड फील होगा, वो रोड फील होगा, स्पेशली आप ट्रैक कार चला रहे हो। दैट इज व्हाट पीपल लव। लोग चाहते हैं कि स्पोर्ट्स कार में हमें फीलिंग ज्यादा है, कि ज्यादा पता लगे रोड के बारे में। तो BMW ने वो फीलिंग डाल ली है, जिसको उसकी आदत पड़ जाए वो BMW ही लेगा। तो इन तीनों कार में नो ब्रांड इज बेटर देन द अदर ब्रांड, बट इट्स अ फ्लेवर, दे हैव देयर पर्टिकुलर फील एंड यू हैव टू चूज कि आपको कौन सी फील पसंद है और आपको किसके साथ स्टिक करना है और क्या चलाना है। दैट इज व्हाट इज इट। 50 लाख में फॉर्च्यूनर आप लेना पसंद करोगे या कोई और लग्जरी ब्रांड? पर मैं कितने भी आप मेरे को पैसे दे दो, मैं उसमें सेकंड हैंड लग्जरी कार ही लूंगा। आप उसमें 50 लाख में भी आप अगर जाओगे तो आप फॉर्च्यूनर की तरफ, मेरा क्वेश्चन था बेसिकली आके कि फॉर्च्यूनर क्या एक सही कार है? सर फॉर्च्यूनर मुझे तो न्यू कार में भी अच्छी नहीं लगती, मुझे तो स्कॉर्पियो एंड फॉर्च्यूनर से भी बेटर लगती है। फॉर्च्यूनर इतनी ओवर हाइप्ड है, मतलब उसमें कंफर्ट नहीं है। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वो एक, मतलब नॉर्मली क्या होता है, एक रगड एसयूवी और एक मोनोकॉक एसयूवी में बड़ा फर्क है। एक्सयूवी तो मोनोकॉक एसयूवी, उसमें आपको कार वाली फील आएगी, आपको रोड ड्राइव बहुत अच्छा लगेगा। 90% आप एसयूवी वाले काम कर सकते हो, बट ऑफ रोडिंग टफ टेरेन जहाँ पे रोड्स नहीं है, रगड एसयूवी उनके लिए बनी है हमेशा। तो वहां पर मोनोकॉक एसयूवी उतनी रगड़ नहीं होंगी, उनके पार्ट जल्दी टूट सकता है अगर आप उनको जंप पे मरवाई जाओगे, या जहाँ पे सड़क ही नहीं वहाँ पे जंप करते रहोगे। तो वहाँ के लिए बोलेरो, स्कॉर्पियो, ये सारी गाड़ियां तभी वहाँ पे कामयाब है। तो फॉर्च्यूनर इज रगड़ एसयूवी, बट अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, जैसे हम स्कॉर्पियो एन चला रहे हैं, स्कॉर्पियो एन इज अ रगड़ एसयूवी, बट उसका ड्राइव फील फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको रिफाइंड एक लग्जरी कार फील की ड्राइविंग उसमें फील होती है। फॉर्च्यूनर में आज भी नहीं है। फॉर्च्यूनर आज भी ट्रक जैसे चल रही है, आज भी उसकी ट्रक जैसी आवाज है, आज भी उसकी सस्पेंशन, मतलब पर्पस बिल्टी आपको लग रहा है, आज भी आपको फॉर्च्यूनर चला के कंफर्ट नहीं फील हो रहा। नो डाउट आपको हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी दे रही है क्योंकि वो स्टिफ बहुत सेटअप है, बट अगर आप स्कॉर्पियो चलाओ, उसका क्या फील है यार, इट्स सो लग्जूरियस, सो कंफर्टेबल एट हाफ द प्राइस। इवन इफ वी आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा फॉर अ टोयोटा, आई थिंक फॉर्च्यूनर उन्होंने काफी देर से नई भी नहीं लेके आए हैं, हाई क्रॉस उन्होंने काफी चीजें डाल दी है, हल्की कर दी है। तो आपको बिना हल्का करे भी टेक्नोलॉजी को बेटर करना चाहिए। फॉर्च्यूनर मुझे आउटडेटेड लगती है जो है भी, इसलिए आई डोंट थिंक अ पर्सन शुड बाय फॉर्च्यूनर। इंडियन मैन्युफैक्चरर टाटा और महिंद्रा जो कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं मार्केट के अंदर और उनके बिक भी रहे हैं, उनके सेल्स नंबर इवन जो कंप्यूटर्स हैं उनसे बहुत बेटर हैं। आप दोनों में से किस कार मैन्युफैक्चरर? एनी डे महिंद्रा, एनी डे महिंद्रा। व्हाई? महिंद्रा के अंदर एक फिनेस है। देखो टाटा और महिंद्रा दोनों को मेरा सल्यूट है। एज एन इंडियन मैं तो सबको कहता हूँ कि सर टाटा के शेयर ले लो, गाड़ी मत लो। एज एन इंडियन इफ यू बिलीव इन टाटा, बाय टाटा स्टॉक्स। मैं बहुत पहले भी अपनी वीडियोस में बोलता था, टाटा की गाड़ी आज भी एज अ कंज्यूमर व्हेन यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट, टाटा की गाड़ी आज भी मेरे को नहीं ठीक लगती। पॉइंट इज कि टाटा जो चीज बना रहा है उसमें रिलायबिलिटी ही नहीं दे पा रहा है। आपके अंदर कभी भी हम कोई चीज लेते हैं ना, हर इंसान को अनसर्टनिटी से प्रॉब्लम है। जिंदगी में कोई भी डिसीजन जो लॉन्ग टर्म होता है, 3 4 5 साल के लिए डिसीजन होता है कम से कम, उसमें बंदे को ना सरप्राइजेस और शॉक्स नहीं चाहिए, उसको एक सर्टन एक्सपीरियंस चाहिए। तो उसको पता ना चाहिए मेरी गाड़ी में यार 10,000 किलोमीटर बाद सर्विस करानी है, 30,000 किलोमीटर बाद ब्रेक पैड चेंज कराने हैं, 70-80 किलोमीटर के बाद बाइडेंस क्लच प्लेट चेंज हो जाएगी या थोड़ी बहुत चीजें और हो जाएंगी। बट टाटा में क्या है, आप चला रहे हो गाड़ी शट डाउन हो गई, आप कुछ कर रहे हो स्क्रीन ऑफ हो गई, अचानक ही कुछ और हो गया। नो वन वांट्स दिस। महिंद्रा में नोटेबली कम है। नो डाउट व्हेन यू आर इनोवेटिंग, आप कुछ नया कर रहे हो, ये चीजें आती हैं, बट इतनी भी नहीं आती हैं कि कस्टमर का एक्सपीरियंस ही खराब हो जाए। आप उनको सही से टेस्ट नहीं कर रहे हो, सही से वो नहीं कर रहे हो। आपका गोल इतना भी फास्ट इनोवेशन पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि और इनोवेटिंग विदाउट रिलायबिलिटी। आई बिलीव महिंद्रा देर से कार बना रहा है, साल डेढ़ बाद एक रॉकस्टार निकालता है, उनकी बुकिंग चल रही है साल साल। टाटा की कोई बुकिंग नहीं चल रही, टाटा के लिए कोई वेटिंग नहीं है, बहुत कम कहीं कहीं होगी, बट महिंद्रा की गाड़ी जब आ रही है पूरा देश पागल हो जाता। साल डेढ़ के लिए लोग वेट कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, वो सेकंड हैंड भी अच्छी बिक रही है। टाटा की ना सेकंड हैंड में रीसेल वैल्यू आ रही है, रीसेल वैल्यू भी कम आ रही है और उसमें रिलायबिलिटी के इश्यूज आ रहे हैं। नेक्सॉन नो डाउट, चलो उन्होंने एक प्रोडक्ट ओवर द टाइम मास्टर कर करके अभी भी थोड़ा, मैं वो आज भी कहूंगा कि उसके अंदर वो फिनेस नहीं है। मतलब आप उसमें बैठोगे आपको अभी वो चीप कार लगती है। मतलब उसके पैनल गैप वगैरह बड़ा कुछ है, वो फील महिंद्रा में नहीं आई। आप XUV 300 चला लो, वन ऑफ माय मतलब सबसे ज्यादा व्यूज उस वीडियो पे मेरे आए ना। I've seen a blog of you. लव दैट कार, आई लव दैट कार। मतलब आप आज के रेट में कोई मुझे बोले कि मिलन मुझे न्यू कार ही लेनी है,
सेकंड हैंड नहीं ले, पहले तो मैं सेकंड हैंड ही बोलूंगा उसको कि लग्जरी कार भाई मल्टीपल ऑप्शंस, बट वो कहेगा नहीं मैंने न्यू लेनी है जी। न्यू में XUV 700, स्कॉर्पियो एंड बेस्ट चॉइसेस। आप जैगुआर का ब्रांडिंग चेंज हुआ है अभी आके, तो आप ब्रांडिंग का काम भी करते हो आके, आईटी कंसल्टेंट भी हो, आप क्या कहोगे? यार आई एम होपिंग कि वो एक मजाक हो, वो खुद ही उसको मजाक बोल रहे हैं, बट मुझे लग नहीं रहा ऐसा है। आधी कार कम्युनिटी होप कर रही है, उनका ना लॉन्च इवेंट है अभी, टीजर उन्होंने लोगो लॉन्च करा, तो अभी लॉन्च इवेंट आएगा, तो पीपल आर होपिंग कि वो लॉन्च इवेंट पर और मैस्कुलिन अप्रोच से आए और बोले कि वो हमने एक ट्रॉल करा था। बट आई डोंट थिंक, क्योंकि उनकी मैं ऑलरेडी गाड़ियों के साथ एड्स उसी थीम में देखने लग गया हूँ, फेसबुक पे एड्स आ रही है, उसमें वो एफ पेस को पिंक पिंक और वॉयलेट करके बेच रहे हैं। सो यार ये आई एम नॉट एबल टू कमेंट, आई डोंट नो, बिकॉज नो दिस इज एन बिगर डिस्कशन कि जो न्यू जनरेशन आ रही है और जो न्यू डेटा ड्रिवन डिसीजंस कंपनीज ले रही है, हाँ, उसमें पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, मतलब फील मार रहे हैं। मतलब ये ना बड़ी एक अलग सी डिस्कशन है कि हम जब कंपनी कोई भी डिसाइड करती है, एक होता है कि कंपनी ने कुछ नया पुश करा, नया प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर ने वो प्रोडक्ट देखा और ओपिनियन बनाया। एक होता है कि यार की कंपनी ने ऑलरेडी डेटा स्टडी करा, उसको लगा कि ओपिनियन ऑलरेडी ये है और उसके साथ चीज बना दी। दिस आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो अगर हमने पिछले 20 साल में माचो कार्स देखी हैं, स्ट्रॉन्ग बिल्ड देखी हैं, अगर रोड प्रेजेंस वाली देखी है, हम वही चाहेंगे। और हम तो ये जब आप बहुत बड़ी कंपनी होते हो तो आपके पास मार्केट मूविंग कैपेसिटी भी होती है। यू सेट द बेंचमार्क फॉर डिजाइन, जैसे पोर्शा है, कोई भी है, दे आर डिजाइन बेंचमार्क्स कि अब डिजाइन लैंग्वेज ऐसी आ रही है अगली, या ये हम ये बनाएंगे। एक तरफ हो गया कि आप इतने ही आप उसमें चले जाओ, आई वुड नॉट यूज सम ऑप्शनेबल ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स, बट आप इतने ही मतलब आप कपड़ों के ब्रांड की तरह उसको इतने ही ओवर कलरफुल करी जाओ कि देन पीपल आर इवेंचुअली, लोग ये भी है कि लोगों को देख के आदत भी हो जाएगी। अब न्यू 5 सीरीज आई है, आई डोंट लाइक इट एट ऑल, बट मे भी 5 साल बाद हमें अच्छी लगे, मे भी 7 साल बाद अच्छी लगे। तो मुझे लगता है यार कि ये भी ना बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको कंपनी जो कर रही है ना ओवर द टाइम आपको आदत भी पड़ जाती है। बट माय पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आई डोंट लाइक वेयर आर कार कम्युनिटी सेटिंग, मी बीइंग एन ऑडी लवर फ्रॉम माय हार्ट, बिकॉज माय फर्स्ट कार वाज एन ऑडी, इट हैज अ गैंगस्टर वाइब। ऑडी की सेल भी इंडिया में सिर्फ इसलिए मरी क्योंकि उन्होंने रोड प्रेजेंस वाली गाड़ियां बनानी बंद कर दी। उनके डिजाइन बहुत ओवर स्लीक हो गए, ड्राइविंग में आज भी मैं कहता हूँ नथिंग बीट्स ऑट नथिंग। बट आप देखो BMW अपनी ग्रिल बड़ी करता रहा, BMW की सेल कहाँ पहुंच गई, वो पूरा वही माचो फील देते रहे, ग्रिल बड़ी करते रहे, लोगों को यार लुक भी मैटर करती है। ऑडी की, आप ऑडी लो, आप Q7, पुरानी Q7 लगता है कुछ निकला नहीं, Q7 पता नहीं लगता कि Q5 है, Q7 है, क्या। करेक्ट। सो डिजाइन इज वेरी बिग फैक्टर व्हेन पीपल बाय समथिंग, बिकॉज इट्स अ बिग प्लेयर, बट आई थिंक जैगुआर हैज मेस्ड इट ऑल अप। लग्जरी कार से अलावा अगर हम देखें जो भी उनकी पेरेंट कंपनी थी, जैसे फॉक्सवैगन थी, या हम अमेरिकन में चले जाएंगे आके फोर्ड है, या अभी हम देखें आके जीप इंडिया में एंटर हुआ है करीबन करीबन 8-10 साल पहले आके। मार्केट ये लोग मार्केट एग्जिट करके क्यों जा रहे हैं? और उसमें ना देखो, हर बंदे की बड़ी ना, कोई भी बिजनेस क्यों सक्सेसफुल होता है, फ्लॉप होता है, उनमें ना उनको पता होता है, मैनेजमेंट को पता होता है कि यार की क्या ब्लंडर हुआ। मेरे हिसाब से अ लॉट ऑफ टाइम यही डेटा वाली बात है। फोर्ड का इकोस्पोर्ट प्रोडक्ट और एंडेवर प्रोडक्ट आज भी सबसे कामयाब है। मेरे पास 500 लोगों की स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं जिन्होंने मेरे कहने पे इकोस्पोर्ट ली। वर्जिन राइड जब मैंने शुरू करा, मेरे पहले 15-20 लग्जरी कार कस्टमर वो थे जिनके घर पे इकोस्पोर्ट इसलिए रेडी थी क्योंकि मेरे को सुना था उन्होंने, वही थे यार कि तेरे कहने पे इकोस्पोर्ट ली थी, तब वो भी एक अनकन्वेंशनल परचेज था, बट यार आज तू जो गाड़ी बोले हम ले लेंगे। तो फोर्ड की वो अच्छी वाली बिक्री थी, इनको हो गया नहीं दी, हमने तो स्विफ्ट को कम्पीट करना है। इन्होंने अपना मेजर पैसा, दिस जो स्टोरी मुझे पता है, हम भी ना यार वी आर वेरी स्मॉल पीपल, अंदर क्या हो रहा है नो वन नो, बट जो स्टोरी मुझे पता है, जो मुझे समझ आती है, इन्होंने उस प्रोजेक्ट में कि हम फ्री स्टाइल बेचेंगे, फीगो बेचेंगे, वो सब बेचेंगे, गाड़ियाँ बहुत अच्छी थी, उसमें उन्होंने मैक्सिमम पैसा लगा दी। आज की डेट में बात करें हम 2024 की, आप अमंग ऑल जो कार मैन्युफैक्चरर हैं इस टाइम के अंदर जो प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर कैटर कर रहे हैं आके, कौन सा कार मैन्युफैक्चरर सबसे बेहतर कार बना के आप? महिंद्रा, एनी डे महिंद्रा की गाड़ी ही ऑल बेस्ट ऑलराउंडर है, कुछ भी कर लो आप, कोई भी बात बोल लो। जीप जब आई थी नहीं, मैंने वीडियो रिव्यू करा था, मैंने यही बोला था कि एज अ प्रोडक्ट अमेजिंग प्रोडक्ट, बट हाउ इट विल फेच इन द लॉन्ग रन। देखो मैं वही ना, मैं हमेशा मिडिल क्लास हूँ, आज भी मिडिल क्लास हूँ, तो मैं हमेशा देखता हूँ कि गाड़ी, मैंने सियाज भी इसलिए ली थी रीसेल के चक्कर में वो, बट मैंने ज़्यादा गड़बड़ कर दी अपने इमोशन के साथ। बट आज भी किसी का कंपस का बजट है तो कंपस से ज़्यादा मैं उसको XUV 700 ही बोलूँगा, बिकॉज हाँ इन एन ऑलराउंडर प्रोडक्ट। या
अगर तुमने या स्कॉर्पियो ले लो या एक्सयूवी 700 ले लो, हम्म, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी इमेज के साथ चलना चाहते हो। हम स्कॉर्पियो लेंगे। हाँ, so आई ऑल्सो लव स्कॉर्पियो, मतलब आई फील अमेजिंग प्रोडक्ट, वेरी गुड कार। बट कंपस में क्या है, आपको रिलायबिलिटी इशूज, बाहर वो गाड़ी इतनी पॉपुलर नहीं हुई, उसके एक्सपेंसेस ज्यादा आएंगे अगर आप लॉन्ग रन में कराओगे, कंपनी से कराओगे। फिर जीप का प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है। उन्होंने मेरिडियन भी लॉन्च करी, दे हैड सच अ गुड अपॉर्चुनिटी कि एंडेवर बंद हुई, Yep. फॉर्च्यूनर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, दे they can कुड हैव लॉन्च, जब मतलब किसी कंपनी ने को 40-45 लाख की अच्छी गाड़ी नहीं लॉन्च की। नहीं कर। ग्लॉस्टर भी चलो इस चक्कर में बिक गई। Yes. ग्लॉस्टर भी लोगों ने कहा कि चलो यार दैट्स अ गुड कार, उन्होंने ले ली। बट एंडेवर की मिसिंग में बहुत अच्छा प्रोडक्ट जीप लॉन्च कर सकती थी, बिकॉज जीप इज ऑल्सो एन अमेरिकन ब्रांड। उन्होंने मेरिडियन भी क्या, मतलब कंपस का थोड़ा बड़ा भाई बना दी। Yeah. लोगों ने 40 लाख की भी खरीदी। लॉट ऑफ पीपल बॉट मेरिडियन जस्ट बिकॉज दे वांटेड क्लास, जो फॉर्च्यूनर से उनको नहीं मिलती थी। दे वांटेड टेस्ट, क्लास, ड्राइविंग फील एंड दे हैड अ गुड बजट। बट उनको गाड़ी में मेरिडियन ले ली, मेरिडियन लेके कह रहे मजा ही नहीं आ रहा कि सेम कंपस वाला इंजन है, सेम वो फील। तो आई बिलीव महिंद्रा इज द ओनली कार मैन्युफैक्चरर राइट नाउ इन इंडिया जो जनरल प्रोडक्ट्स में आ रहा है। और कोई भी गाड़ी उठा लो उनका, मतलब थार, रॉक्स, स्कॉर्पियो एंड एक्सयूवी, चारों में से कोई भी उठा लो, यू आर सॉर्टेड एज लॉन्ग एज आपको उसका पर्पस सही से मिल समझ आ जाएगा। हाँ। हु इज रियल कार गाय और फेक कार गाय? So real car guy, fake car guy, very big thing. A lot of people don't understand this. फेक कार गाय होता है जिसको गाड़ी की ड्राइविंग से, इमोशन से ज्यादा ये मैटर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये गाड़ी देख के। करेक्ट। नंबर 1, उसको सिर्फ ये मैटर करता है यार कि मेरी इमेज में क्या एडिशन हो रही है कार से। वो एक बड़ा पॉइंट होता है, नो डाउट। बट फॉर अ रियल कार गाय ना, वो जब एक गाड़ी में बैठता है ना, वो उसकी एक प्राइवेट दुनिया होती है। यस। उसका एक अलग इमोशन होता है। वो चाहे आपको जेन से आए, चाहे आपको ऑल्टो से आए, चाहे आपको किसी भी कार से आए। उसमें भी काफी सारी कार है जिनमें वो इमोशन नहीं है। लॉट ऑफ कार्स वो इमोशन बिल्ड नहीं कर पाते, जैसे स्विफ्ट ने जो इमोशन बिल्ड करा, वर्ना ने जो इमोशन बिल्ड करा। जो गाड़ी इमोशन बिल्ड कर पाती है, जैसे पोर्शा भी एक इमोशन है कि लोगों को लगता नहीं यार कि दिस इज लाइक द परफेक्ट कार। और ये मैंने पोर्शा मैंने गलती से ले ली थी अपने पिछली वाली गाड़ी, मतलब एन इन्वेस्टर बॉट इट फॉर सेलिंग। व्हेन वी वर सेलिंग इट, सम उन्होंने मेरे को कुछ सुना दिया, मुझे बुरा लगा। आई वाज लाइक यार कि यू टेक मनी फ्रॉम मी, आई एम कीपिंग दिस कार, दैट दिस कार इज सो गुड। बट लेटर व्हेन आई रियलाइज्ड कि हर ब्रांड के पीछे जो इमोशन है बहुत मैटर करता है। तो वो इमोशन फील करता है बंदा, वो कार गाय है। वो अपनी गाड़ी को जिस प्यार से रखता है, जिस प्यार से मेंटेन करता है, उसको मैकेनिक बोलता है सर ये 5-7 हज़ार किलोमीटर बाद शायद प्रॉब्लम आएगी, कहेगा अभी पैसे पकड़ो मैं कर लूँगा। लिटरली देयर वाज अ टाइम इन माई लाइफ लास्ट 1-2 साल पहले, मेरे को गाड़ी के टायर चेंज करने थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने फ़ोन बेच के टायर चेंज कराए। मैंने फ़ोन बेच दिया, डाउनग्रेड कर लिया, मुझे था नहीं, कार इज मोर इम्पोर्टेंट। कभी नहीं देखा कितने पैसे लग रहे हैं, क्या हो रहा है। मैंने 4 साल हो गए, मैंने कपड़े नहीं खरीदे, बस नहीं होता। मेरा एक सच अ गुड फ्रेंड ही बॉट ए Q7, मतलब फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, उसको पॉकेट मनी मिलती थी घर से। उसने टूटी स्क्रीन वाला फोन रख रहा है क्योंकि मैं एनी मनी उसके बाद वो गाड़ी पे लगा दूँ। और ये नहीं कि उसको प्रॉब्लम है कार को, दे जस्ट लव इट, दैट फील कि यार कि दिस इज माई एवरीथिंग, कि दिस हैज टू बी परफेक्ट। और कार गाय, नॉन कार गाय में ये नहीं कि गाड़ी कौन भगा रहा है कौन नहीं भगा रहा। ये भी एक बात है, नॉन कार गाय जो होते हैं उन्होंने अगर गाड़ी मॉडिफाई भी करी है, वो भी इसलिए कर रहे हैं कि लोग क्या देखें। लोग क्या देख, आप देखना लोग बेस मॉडल गाड़ी लेके जो उस पे वो लुक वाली चीजें लगा देंगे ना, वो भी कार गाइज नहीं, वो कार गाइज नहीं। और एक तो उनको नॉलेज नहीं गाड़ी भगानी कैसे। अब रिसेंटली देयर वाज एन एक्सीडेंट देहरादून में, इनोवा हाई क्रॉस में एक्सीडेंट हो गया। गॉड ब्लेस देयर सोल्स। ऑब्वियसली जो रियलिटी में हुआ आई कैन नॉट कमेंट, फैमिलीज ने इतना लॉस फेस करा, आई कैन नॉट कमेंट। भगवान कभी किसी को ऐसा टाइम ना दे, बट आई दिल से फील a lot of people use their cars without knowledge of the car. Correct. और आपको नॉलेज पढ़ के नहीं चाहिए, it's just that extra sensitivity that a car guy has. When a car guy will sit in a car, उसको पता होगा ये गाड़ी 60 के ऊपर नहीं लेके जानी चाहिए, यार ये 60 तक कंफर्टेबल है, ठीक चल रही है, इसकी ब्रेक कम लग रही है, ज्यादा लग रही है। वो एक्सपर्ट भी है, वो बस टर्न पे ये देखता है मेरी गाड़ी लग ना जाए यार। हाँ, लग ना जाए, कितनी लगी कितनी नहीं लगी, 4 बार देखेगा। उसको हवा भी फील हो जाएगी, उसको कोई सेंसर की जरूरत नहीं है। yes. या टायर में हवा कम लग रही है, इसका स्टीयरिंग थोड़ा टाइट लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। वो जिसके पास भी, इंसान के पास वो एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी है एक गाड़ी को एक प्रोडक्ट से बेटर फील करने की, उसमें जान और सोल फील करने की, वो कर गए। अभी हैचबैक और सेडान्स को जैसे तकरीबन मेरे हिसाब से आउटबिट कर दिया है जो क्रॉसओवर एसयूवीज हैं, या जो एसयूवीज है। बहुत टेक्निकल लोगों को एस्पेक्ट पता नहीं होता कि मोनोकोक चेसिस क्या है, या इंडिपेंडेंट आप जो शॉकर्स के ऊपर हो तो आप क्या है, आके नॉर्मल टी बार क्या होती है, आके बल्कि बहुत सारी जो कार्स हमारे पास एसयूवीज जिनको हम बोलते हैं, इवन करेटा तक की गाड़ियाँ, दे आर सिंपली द लार्जर वर्जन ऑफ हैचबैक, और थोड़ी सी ऊपर कर दी वो 2 इंच 4 इंच ऊपर आके।
आप क्या बोलोगे आके, आज भी आके इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैं ट्विटर पे देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, सिडान और ये जो सो कॉल्ड एसयूवीज बोलूँगा। मैंने ना इस पे एक रिव्यू पीछे भी वीडियो बनाई थी, आई टेल इट अगेन, कि पहले तो ना किसी को इंजीनियरिंग नॉलेज लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये सेंसिटिविटी की बात है। मेरा बड़ा क्लियर सा, लाइक आई हैव अ कॉम्बो ऑफ अ सेडान एंड एसयूवी, एट contrary to everyone, I use the sedans for mountains and SUVs for highways. वाओ। उसका कारण क्या है? सेडान के प्लस माइनस बता देता हूँ, बड़े क्लियर हैं ये। सेडान का प्लस पॉइंट है, बिकॉज यू आर सिटिंग लो टू द ग्राउंड, आपकी गाड़ी में वर्टिकल मूवमेंट कम होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी कम होती है, क्योंकि बॉडी रोल नहीं आएगा, आप नीचे बैठे हो। फिजिकली एक सेडान में आप ज्यादा कंफर्टेबल होगे, आपकी बॉडी कम थकेगी व्हेन यू आर इन अ सेडान। और क्योंकि सेडान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम है, बॉडी रोल कम है, इस करके सेडान मैन्युफैक्चरर सेडान की सस्पेंशन भी सॉफ्ट कर पाते हैं कि आपकी गाड़ी पता पलट तो सकती नहीं, कि रोल तो आएगा नहीं, तो इसलिए उसकी राइड क्वालिटी और भी स्मूथ होती है। बट सेडान क्योंकि लोअर इन ग्राउंड है, जब आप हाईवे पे हो, एक ट्रैफिक में हो, आपको आगे दिखता ही नहीं है। इस बार ड्राइविंग अ सेडान, आप देखो आपके आगे कोई स्कॉर्पियो चल रही है, या मैं कहता हूँ क्रेटा चल रही है, कोई चल रही है, या हैचबैक भी चल रही है, हैचबैक से भी आप नीचे बैठे हो, आपको आगे नहीं पता लगेगा, उसके आगे की गाड़ी नहीं आपको फील्ड ऑफ विजन अगले 3-4 गाड़ियों तक की है, विल ऑलवेज बी वरीड, आपकी मेंटल प्रोसेसिंग ज्यादा होगी। A sedan is physically comfortable, mentally harder to drive, mentally uncomfortable. करेक्ट। In relativity. लोग बेसिकली दो चीज़ों को इसी टॉपिक के साथ में एक टॉपिक और जोड़ूंगा आके, जो कि है लोग दो चीज़ों को एक जैसा सोचते हैं, एक है 4x4 और एक है ऑल व्हील ड्राइव। इनमें क्या डिफरेंस है? वो बिल्कुल अलग वो है, मतलब दैट इज टोटली डिफरेंट। 4x4 की, जैसे मैं पहले बता रहा था कि वो एक रगेड एसयूवी की जो चैसी होती है, वो लीफ स्प्रिंग्स पे बनती है। जो 4x4 चैसी है, वो नीचे अलग चैसी है, ऊपर बॉडी अलग है। मोनोकॉक चैसी होती है एक कार, जैसे नॉर्मल कार बनती है। मोनोकॉक चैसी में ऑल व्हील ड्राइव इज एन एडिशनल फीचर, जो आपको हाई स्पीड ग्रिप और अच्छी देता है, ताकि आपकी गाड़ी में रोल कम हो, आप और तेज चला पाओ। 4x4 तो तेज का कोई लेना देना ही नहीं है। 4x4 में ये है कि आपकी जो नीचे वाली चैसी है, उसके अंदर फ्लेक्स भी होता है, कि आप टफ से पत्थरों पे चढ़ जाओ, किसी पे चढ़ जाओ, टेढ़ी मेढ़ी भी गाड़ी हो जाए, आपका लोहा भी थोड़ा फ्लेक्स करता है उसमें। 4x4 में आपकी कितनी कम स्पीड पर वो एक पर्टिकुलर टायर पे कितनी ज्यादा टॉर्क दे सकते हैं, ताकि अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल फंसी हुई है तो वहां से वो बेचारा निकल जाए। कैसे निकल जाए? तो दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग है, इसलिए टेक्नोलॉजी भी अलग है। तो बेसिकली लोग कंफ्यूज होते हैं, 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव सेम चीज मानते हैं। बिल्कुल डिफरेंट है, और मैं बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। 4x4 गाड़ी को हाई स्पीड पे चलाना ही नहीं चाहिए, या उसको ऑफ करके चलाना। जैसे कि हमारी 4x4 है थार, जैसे हम रिलेट कर पाएंगे, थार है, फॉर्चूनर है, एंडेवर आई थी अपनी, और बेसिकली एसयूवीज ही हैं मेन, जो हमारे रेंज रोवर के तो ऊपर की रेंज स्टार्ट हो जाती है। ऑल व्हील ड्राइव, जैसे आपने एक कार का नाम लिया था स्टार्टिंग में, होंडा CR-V, दैट वाज ऑल व्हील ड्राइव आई गेस। ऑप्शन था उसमें, जो टॉप एंड आता था वो आता था ऑटोमेटिक के साथ आके। तो उसकी क्या टेक्नोलॉजी है ऑल व्हील ड्राइव की? ऑल व्हील ड्राइव का सिंपल सा लॉजिक है, आपकी कार का जौन सा टायर पे पावर होगी, वो टायर ज्यादा ग्रिप जनरेट करता है, क्योंकि वो टायर मोटर से चल रहा है, मतलब जो भी मैकेनिज्म है वो टायर को चला रहा है, तो टायर जो पीछे वाली पावर जनरेट कर रहा है ना, वो सड़क को ज्यादा पकड़ के चलता है। प्लेन एज दैट 90% कार्स आर फ्रंट व्हील ड्राइव, टू व्हील ड्राइव इन इंडिया। जब कोई कार की पावर आप चारों टायर में जनरेट करते हो, तो चारों टायर्स ग्रिपी हो जाते हैं। एक्सयूवी 700 का भी ऑप्शनल वेरिएंट आता है। ऑल व्हील ड्राइव लोग इंडिया में लेते नहीं है, इस करके कंपनीज ऑप्शन वेरिएंट से निकाल रहे हैं। फॉरेन में काफी कंट्रीज में इट्स स्टैंडर्ड, तो एसयूवी आती है, क्रेटा भी ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट आता है बाहर। तो ऑल व्हील ड्राइव एसयूवी में, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक ही माइनस पॉइंट है कि एसयूवी में रोल है। आप हाई स्पीड पर कट काटते हो, आपको रोल फील होगा, सेडान में नहीं होगा। तभी मैं सेडान को पहाड़ों पे लेके जाता हूँ, बिकॉज पहाड़ों पर रोल होता है और वो ज्यादा कंफर्टेबल होती है सेडान। तो सेडान एसयूवी में रोल है, बट अगर आपको उस एसयूवी को आप अगर ऑल व्हील ड्राइव कर दो, तो वो आपका रोल वाला ऑप्शन भी खत्म हो। तो एक एसयूवी भी, ऑब्वियसली सेडान फिर भी मच बेटर होगी, बट फिर भी एसयूवी का 90% ग्रिप और ड्राइवेबिलिटी बेटर हो जाएगी व्हेन इट इज एन ऑल व्हील ड्राइव का। आप A6 से आप लेह लद्दाख और सारी आप बिल्कुल हिली रोड्स लेके गए हो, मतलब आपने सिर्फ एक कैमरा के आगे नहीं कह रहे हो, बल प्रैक्टिकली आपने किया है, और करने के बाद आज आप अपना थॉट शेयर कर रहे हो आके। आपका एक्सपीरियंस कैसे था ना, हाउ यू मैनेज कि जहाँ पे लोग बोलते हैं कि थार ही चाहिए, 4x4 गाड़ी चाहिए, या फिर अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए और उसी से ले हम जा पाएंगे या जाएंगे, हाउ इट्स पॉसिबल विद द A6 विद यू? आप अपना एक्सपीरियंस ब्रीफली शेयर कीजिए। पहली बात तो सर यही, आप जब कोई टफ टेरेन में होते हो ना, मैं हमेशा सबको बताता हूँ कि गाड़ी वो होनी चाहिए, जैसे शादी होती है किसी के साथ, कि जब मैं अकेला हूँ अपने प्राइवेट मोमेंट पे, तो जो मेरा पार्टनर है उसके साथ मेरी कितनी इंटीमेसी और कितना बॉन्ड है। जब आप कोई भी लाइफ में टफ टेरेन में ड्राइव करते हैं ना, यहाँ पे सिग्नल नहीं है, दूर दूर तक कोई वर्क स्टेशन नहीं है, कोई, मैं कहता हूँ पेट्रोल पंप भी नहीं है, कोई बंदा नहीं है, ना बंदे की जात, ये बोलते हैं।
तब आपकी गाड़ी और आपका क्या बॉन्ड है और आपने अपनी गाड़ी का क्या ख्याल रखा है, क्या इंटीमेसी, वो मैटर करती है, नथिंग एल्स। जी। जो मनाली से श्रीनगर का रूट है वाया ले, आई डोंट थिंक अब तक इंडिया में किसी और ने किसी लग्जरी सेडान में करा। यस। तो श्रीनगर से अलग से गए हैं, वहां से वापस गए हैं। मनाली से ले आज तक आई डोंट नो, मे बी कोई गया हो, एसयूवीज में लोग गए हैं, लग्जरी सेडान में कोई नहीं गया। लग्जरी सेडान में नहीं गए हैं। सेडान में आई सॉ अ वीडियो, अ कपल, दे आर फ्रॉम बेंगलोर एंड दे हैव डन थ्रू द होंडा सिटी 4th जनरेशन। मैं जर्मन कह रहा हूँ। या जर्मन के साथ कोई नहीं गया है, लग्जरी कार में कोई नहीं गया नहीं, है। मैं लग्जरी, हाँ, जर्मन लग्जरी सेडान, ऑडी, बीएमडब्ल्यू वगैरह ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, उनमें कोई नहीं गया है मेरे हिसाब से। यस। तो बट आई ट्रस्टेड माई व्हीकल सो मच, इट वॉज माई ऑब्वियस चॉइस। मैं उसमें लास्ट ईयर ले गया, इस साल स्पीति भी जाके आया हूँ। मतलब आई एम फाइंडिंग लोकेशन कि मैं उस गाड़ी में कहाँ कहाँ जाऊँ, बिकॉज वो गाड़ी स्टार्टिंग से मेरे पास थी, उसकी मेंटेनेंस हर एक चीज़ पे मेरे को अच्छे से भरोसा है, और उस मेरा कार के साथ वो बॉन्ड है। मेरे को पता है कि दुनिया में कुछ और साथ होना हो, मेरी गाड़ी मेरे साथ है तो वो मेरा ख्याल रखेगी। बट आपने ऐसा कैसा ध्यान रखा जाके जहाँ पे रोड्स काफ़ी खराब रहते हैं, और आगे आई गेस आपके इंस्टाग्राम पे भी मैंने हाइलाइट्स देखे हैं जहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रेच आते हैं, ऐसे ऐसे पैचेस हैं जो कि बड़े टफ हैं, वहाँ पे गाड़ी लगी हुई नीचे या क्या किया? अब मैं भाई इसमें दो ऑप्शन देता हूँ कि मेरे लिए जब भी मैं कार में लॉन्ग ड्राइव करना चाहता हूँ तो मेरे लिए मेरा कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सेडान लेके जाता हूँ तो मैं A6 में सबसे कंफर्टेबली लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ, नंबर 1। और ले का तो रास्ता है ना, मोर देन कि टेरेन कैसा है, उसमें मैटर करता है कि ड्राइवर का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। और आपको 400 किलोमीटर एक स्ट्रेच में कवर करना है इन द टफेस्ट टेरेन ऑफ द कंट्री, आपका माइंड कैसा है। तो आई नीड टू बी कंफर्टेबल, नंबर 1। नंबर 2, फॉर एनी पर्सन जो जर्मन लग्जरी सेडान रख रहा है, आई एम टेलिंग यू, इंडियन रोड्स टायर साइजेस डिफरेंट है। अगर आप कंपनी वाले टायर साइज से अपनी गाड़ी इंडिया में चला रहे हो जर्मन, आपको दिक्कत आएगी। इंडिया में रोड साइज आपको टायर अपना अलग रखना चाहिए। मेरी A6 भी जो टायर पीछे आए थे, नए पड़े थे, वो 1 महीने में एक एक करके सारे फटे। बिकॉज मेरी ड्राइविंग, मतलब मैं ड्राइव, ये नहीं कि मैं बहुत रफ चलाता हूँ, बट मैं समझ गया कि इंडियन रोड के हिसाब से वो नहीं सही। मैंने तब से उस पर टायर अपसाइज करके चला रहा हूँ। आज वो 1 लाख प्लस चल चुकी है, फिर भी वही टायर साइज उस पर चल रहा है। उसी टायर साइज में उसकी काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी है, मैं उसी टायर साइज में सारा रास्ता भी करा है। एंड आई बिलीव माई सेल्फ टू बी गुड ड्राइवर। और मुझे लगता है कि अगर आपकी डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस हो तो आप 90% जर्नीज जो इंडिया ने रोड को बोल दिया कि इस रोड से कोई जा सकता है, उसके लिए आपको थार की जरूरत नहीं है, एसयूवीज की जरूरत नहीं है। अगर ऑल्टो जा सकती है, ऑल्टो की कोई थार इतनी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। तो डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस, जिसको हम सड़क बोल देते हैं, मनाली से लेकर रास्ता तो रास्ता ही है, लोग तो जा ही नहीं है। तो जहाँ पे कोई भी गाड़ी जाती है वहाँ पे मुझे पता मेरी A6 जा सकती है। बट ऑब्वियसली आई हैव टू टेक मच केयर, मेरी ड्राइविंग मेरे को ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मैं धीरे धीरे से सही से निकालता हूँ कहाँ पे रास्ता आ रहा है। बट इट इज़ मच मोर कंफर्टेबल टू मी कि मैं वही वहाँ ध्यान दे दूँ रादर देन मैं जंप करता करता जाऊँ। मतलब पूरे लेके रास्ते में इतने लोग थार में थे, वो लोग थोड़ी थोड़ी बार रुक रहे थे, उनकी जिनके साथ फैमिली ट्रैवल कर रही थी, आधों की पीछे वो हालत खराब, वर्टिब्रल हिल चुका है स्पाइन की, और हम बड़े मजे से आ रहे हैं, कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं। तो वो मतलब इट ऑलवेज मैटर्स कि आपका बॉन्ड क्या है कार के साथ। आप बहुत बेसिकली वोट करते हो कि आप प्री ओन्ड लग्जरी कार्स में जाओ, लो और फील लो उसको, बट मोस्ट ऑफली उनको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल चला जाता है। मैं चीप नहीं कहूँगा, बट कहूँगा कि व्हाट इज़ द अफोर्डेबल एंड द बेस्ट वे टू कीप योर कार, जो एक्सपीरियंस है वो हैसल फ्री रहे, उनको मेंटेन करने का तरीका, उनके स्पेयर पार्ट्स एंड और चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए उनको लेके। देखो बड़े सिंपल सा इसमें लॉ है, हमेशा से ना जर्मन के यहाँ पे क्यों ज़्यादा थे स्पेयर पार्ट्स। जर्मनी की एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, उनकी कॉस्ट ऑफ लेबर हमेशा से हाईएस्ट थी, और वो इतने प्रिसीजन ड्रिवन लोग हैं। मतलब वो अमीर वही ना रईस वाली सोच है, उनकी रईस वाली सोच है, वो सोच करके यहाँ पे गाड़ियाँ हमें लगता था कि महंगी है। अगर अगर आपकी कार में कोई छोटी सी प्रॉब्लम है ना और आप कंपनी लेके जाओगे, वो बोलेंगे सर ये छोटी सी प्रॉब्लम के कारण हम आपका इंजन बदलेंगे। तभी लोग कहते हैं यार कि मैं 4 लाख की गाड़ी ली यार, मेरा उसको 5 लाख का बिल कैसे आ गया। वो जो काम 500 रुपए का है या 5,000 रुपए का है, उन्होंने दिमाग उन्होंने कोड दे देना चेंज द इंजन। बंदा कहता है यार ये तो बड़े यार हॉरर स्टोरी बन गई। यू जस्ट नीड अ राइट एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक। आपकी 12-13 हज़ार की सर्विस है, 10-12 हज़ार के ब्रेक पैड्स हैं, इनके पार्ट्स कोई महंगे नहीं है, OEM पार्ट्स कंपनीज बना रही हैं, जर्मनी से ही आ रहे हैं, उन्हीं काफ़ी फेमस कंपनीज हैं, उनका सामान कोई महंगा नहीं। और इंडिया में तो गुड पार्ट इसकी लेबर सस्ती है। तो ये बहुत, मैं कहता हूँ बाहर फॉरेन में लोगों को आज भी लेबर ज़्यादा है, यस। उनसे ईजी है हमारे लग्जरी कार रखना, बिकॉज हमारे पास लेबर कम है। तो आप पार्ट्स बाहर से मंगाओ जो यहाँ इंडिया में इजीली अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं कुछ करने की जरूरत, सब कुछ आराम से मिलता है, उनके एयर फिल्टर्स, इंजन ऑयल, कोई पार्ट खराब हो कुछ हो। बट यू फॉलो अ कॉमन रूल, बाय अ कॉमन पॉपुलर कार, बाय अ गुड क्लीन कार। अगर आपकी गाड़ी खराब है तो कुछ भी कर लो, उसका कुछ नहीं होता, बाय अ क्लीन कार, बाय अ गुड कार, बाय अ पॉपुलर कार,
एंड देन फाइंड अ गुड गाय, रीजनेबल गाय जो आपको लूटे ना। वो आपको लूट रहा है तो आपको बिल ज्यादा बनेंगे, अदर देन दैट बहुत सस्ती। मतलब मैकेनिक को दोस्त बना लो, कोई जर्मन कार रखनी है तो पहले दोस्त तो देखो, जिसने लूटना है वो तो लूटना है, दोस्त बना के आपके दोस्त बनाने से ईजी हो जाएगा। मतलब हाँ, और इजी हो जाएगा लूटना, बट वो किस्मत की बात है, यू हैव टू फाइंड द राइट गाय। हम बहुत हेल्प करते हैं स्टार्टिंग में, कोई हमसे कार लेता है या हम रिमोटली जितना मैनेज कर पाए। एक तो इन गाड़ियों में ना कोड आ जाते हैं, या वो खुद ही बता देते हैं कि ये होने वाला है, या ये हो सकता है, या ये वार्निंग है, या वो है। तो आई थिंक इट्स ईजी जी। ट्राई सिटी में जैसे हम रहते हैं तो यहाँ तो ट्रैफिक रूल्स और चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, और हम लोग खुद भी लोगों की जो एक ट्राई सिटी के अंदर जेनेटरी मूव है, माइग्रेंट्स की भी और भी लोग हैं, तो दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड है ऑन द रोड्स। आप जैसे कि आपने एक देहरादून वाले एक्सीडेंट की भी बात करी आके अभी आके, तो आपका एक क्या मैसेज है ऑल कार ड्राइवर्स को और कम्युनिटी को आके, जो स्पेशली एंथुसिस्ट भी हैं एंड दे वांट टू एंजॉय विद द फैमिली पर्पस से भी ड्राइव कर रहे हैं कार्स को आके, उनके लिए आपको क्या मैसेज है, क्या एडवाइजेस हैं? मेरे लिए मैसेज ये है कि आप सिर्फ गाड़ी की शेप, फंक्शनैलिटी, फीचर्स को देखने की बजाय कार की फील को समझो। अपनी ड्राइविंग स्टाइल, अपनी यूजेबिलिटी के हिसाब से कार को अच्छे से टेस्ट ड्राइव लेके चलाओ कि वो गाड़ी आपको सूट करती है नहीं करती है। इनोवा हाई क्रॉस और इनोवा कभी भी हाई स्पीड ड्राइविंग के लिए नहीं थी जी, ना। पुरानी इनोवा थी, वो भी 100 के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है। अब इंजन तो जाएगा आप अगर रेस दोगे। करेक्ट। तो एवरी वन नीड्स टू बी जस्ट सेंसिटिव कि मेरे को कैसे ड्राइव करनी है, क्या करना है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, उसके बाद मेक श्योर कि मुझे इस पर क्या नहीं करना है। यस। अब वो देहरादून वाले लोगों के लिए आई फील वेरी सिंपैथी, बट दे शुड नॉट हैव ड्रिवन दैट कार एट अ हाई स्पीड फॉर अ रेस। या अगर आपको रेस करनी है, पहले तो आपका व्हीकल वैसा होना चाहिए, उसकी कंडीशन वैसी होनी चाहिए, और रोड वैसी होनी चाहिए। इंडिया में एनीथिंग अबव 120 इज रिस्की। उसका कारण ये भी है कि इंडिया वाले इतने कॉस्ट एफिशिएंट हैं कि अगर सरकार ने बोला कि किसी रोड की स्पीड लिमिट 120 है, तो जो उसका कॉन्ट्रैक्टर है जिसको पैसे बचाने हैं और वट एवर पर्पजेज, वो 120 के ऊपर की हिसाब से गाड़ी की सड़क अच्छी क्यों बनाएगा? वो नहीं बनाएगा। उसे पैसे नहीं आप बचेंगे। वेस्टर्न एक्सप्रेस पे चले जाओ, दिल्ली के आसपास ईस्टर्न पेरिफेरी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आफ्टर 120 योर कार विल स्टार्ट जंपिंग ऑन द हाईवे, एंड इफ योर कार इज जंपिंग, इवन यू ड्राइविंग BMW, व्हाटएवर यू आर ड्राइविंग, यू आर अनसेफ। सो यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। तो आपको पता होना चाहिए कि बाय लक ये स्ट्रेच अच्छा है, तो यहाँ पे मैंने कार 150 160 चला के देख ली। आप लीगली चला रहे हो, इलीगली चला रहे हो, अलग हो, वो अलग बात है। अब यू आर, अगर आप मर गए तो यू आर नॉट आंसरेबल टू द अथॉरिटीज। मतलब अपना ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बी सेंसिटिव टू द व्हीकल, वहीं पर उसको यूज करो जैसा वो यूज करने के लिए बना है। तो पाजी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आके, और हम चाहेंगे आगे कि आज के इस मीटिंग के बाद आके कुछ प्रोडक्टिव और भी निकले, और साथ ही साथ इसके बाद भी हम जुड़े आके किसी एक इन टॉपिक्स को लेके, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं हमारे माइंड में आज, जो हमने आज बात करी आके, उनको उनके ऊपर भी हम बात करें आगे आके, ताकि बहुत सारे लोगों को जो एक टर्सडी नॉलेज है वो इतनी मिल सके आके किसी एक ही सोर्स से आके। तो हम चाहेंगे आके, आपका धन्यवाद करता हूँ मैं पूरी अपनी टीम की तरफ से आपका आने के लिए आके। थैंक यू सो मच एंड प्लेजर इज ऑल माइन।